ओके, तो ये जो सेकंड चैप्टर है, आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है। हाँ, तो इसमें देखिए ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। टीसीपी आईपी का तो हमने पढ़ लिया। अब सेकंड चैप्टर, ओके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ ईथरनेट। ईथरनेट जो है लेयर 2 पे, हमें पता है ना, ईथरनेट जो है वो लेयर 2 का जो प्रोटोकॉल है वो ईथरनेट प्रोटोकॉल है वहाँ पे। तो इसमें कैसे वो सारा क्या क्या काम होते हैं, इसमें मैक एड्रेस को लर्न किया जाता है ना। मैक एड्रेस के ऊपर, बेस के ऊपर स्विचिंग होती है, मैक्स फ्रेम स्विचिंग, जो स्विचिंग जो हमारी होती है, मतलब एक एक पोर्ट से पैकेट आता है या फ्रेम उसको बोलते हैं। लेयर 2 का जो है उसको फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें, एक मिनट है। तो उसकी स्विचिंग जो है वो लेयर 2 के ऊपर होती है। Let me get my pen. Okay. Um, hmm. 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 ठीक है। हम्म। क्लियर कैनवस। तो बस यही है। एक मिनट है, मैं वो दूसरा पेन किधर है वो। ओके, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सारा कुछ जो एक स्विच है, मतलब यहाँ पे उसमें हमारे पास मैक एड्रेस की बेस के ऊपर ये एक पोर्ट से जब फ्रेम आता है, लेयर 2 जो का जो है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम। जो लेयर 3 है उसको बोलते हैं लेयर, पैकेट को क्या उसको बोलते हैं, पैकेट। ठीक है, ये फिजिकल लेयर है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी डाटा लिंक लेयर है यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे जो बनता है ना डाटा जो होता है, मतलब डाटा और उसके सामने जो हेडर लगता है, और ट्रेलर, हेडर और ट्रेलर भी होता है इसमें। तो ये इसको बोलते हैं फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम। ठीक है, जो लेयर 3 का जो होता है उसको बोलते हैं पैकेट। जब वो नेटवर्क लेयर का हेडर लगाता है यहाँ पे डाटा के सामने, तो इसको बोलते हैं पैकेट। क्या, पैकेट। ठीक है, इसको पैकेट बोलते हैं। और जो लेयर 2 का है, सॉरी लेयर 4 है, उसको बोलते हैं सेगमेंट। टीसीपी आईपी वाले को, जो डाटा उसको ट्रांसपोर्ट लेयर का जो होगा, यहाँ पे नेटवर्क है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, तो जो लेयर 2 का जो काम है, जो इथरनेट जो लेयर है उसमें, वो उसको बोलते हैं कि मैक एड्रेस को लर्न करना, और उसको फिर क्या करते हैं वो जो अपने अंदर टेबल बनाता है, वो मैक एड्रेस लर्निंग कर रहा होता है कि जब एक पोर्ट से पैकेट आता है, सॉरी फ्रेम आता है, दूसरी पोर्ट में जाना होता है, तो वो उसको लर्न करना। लर्निंग एंड एजिंग। लर्निंग एंड एजिंग का मतलब ये है कि उसको कुछ अरसे के लिए वो उसको रखता है अपने कैश के अंदर, जो मेमोरी के अंदर। उसके बाद फिर वो उसके बाद उस दौरान के बाद अगर कोई पैकेट नहीं आता फ्रेम, तो वो अपनी मेमोरी को में से उसको निकाल देता है, उस टेबल में से उसको डिलीट कर देता है। फिर दोबारा जब पैकेट वो फ्रेम आएगा तो फिर उसको वो दोबारा लर्न करेगा, और इस तरह से करके। और फ्रेम स्विचिंग मतलब वो ऑब्वियसली वो स्विचिंग का मतलब होता है स्विच करना, मतलब एक पोर्ट से निकाल के दूसरी पोर्ट को देना। तो उसमें वो एक पोर्ट में फ्रेम आता है, उसको फिर स्विच करता है कि कहाँ पे भेजना है। वो अपने टेबल में देख के कि मैक एड्रेस कौन सी पोर्ट पे आ रहा है, जो पैकेट फ्रेम आया, और उसको पोर्ट नंबर कौन सी है, कहाँ पे जाना है, उसकी डेस्टिनेशन को देख के। ठीक है ना। और ये हो गया फ्रेम स्विचिंग। फ्रेम फ्लडिंग। फ्रेम फ्लडिंग का मैंने वो आपको बताया था कि जैसे अगर अननोन डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का नहीं पता, तो वो फिर क्या करता है, वो अपनी सारी जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सब के ऊपर वो उसको ट्रांसमिट कर देता है स्विच अपनी। तो उनको इसको बोलते हैं फ्रेम फ्लडिंग। ठीक है, और मैक एड्रेस टेबल वो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे मैक एड्रेस टेबल इसके अंदर बनता है। तो यही चीज़ें हैं इसकी, इसी चैप्टर के अंदर। इंटरप्रेट इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। इथरनेट का फ्रेम का फॉर्मेट क्या है वो मैंने आपको बताया था। उसमें सोर्स होती है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये आप उसको देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम इथरनेट स्टैंडर्ड्स में ये हम पढ़ चुके हैं। उसमें ये देखें, स्मॉल ऑफिस
ये स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस या कोई भी है, उसमें क्या होता है, एक स्विच होता है, स्विच के साथ सारे पीसीज लगे होते हैं, और वहाँ पे फिर वो स्विच जो है वो राउटर के साथ कनेक्ट होता है, राउटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। तो ये एक मॉडल है, स्टैंडर्ड है, जो मतलब हमारा यूज़ होता है ऑफिस में, या घर के अंदर जो भी जितने भी घरों के अंदर नेटवर्क्स हैं, उन सब में यही मॉडल होता है, स्मॉल ऑफिस होम। एक राउटर होता है, एक स्विच होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और बाकी ये सारे पीसी जो है स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये एक नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये एक हमारी एक लैन है। तो ये एक इसको बोलते हैं SOHO, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस लैन। तो ये एक मॉडल हमारा ये यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टिपिकल एंटरप्राइज लैन। एंटरप्राइजेज जो होती हैं, जो ऑफिसेज होती हैं, उनमें भी यही इसी तरह का मॉडल होता है। उसमें क्या होता है, देखें, जितने भी ऑफिसेज हैं या बिल्डिंग्स होती हैं, या वहाँ पे किस तरह का नेटवर्क होता है कि वहाँ पे फ्लोर्स होती हैं, या कुछ बिल्डिंग के, पूरी एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, उसके अंदर फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो हर फ्लोर के ऊपर जो है, अभी हमने वायरलेस का नहीं पढ़ा, वायरलेस लैन के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन वो हम पढ़ लेंगे बाद में। इसमें एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पे, ये बता रहा है कि एक्सेस पॉइंट के साथ आपके ये जो है, ठीक है, ये एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टिविटी है आपकी, स्विच है, स्विच के वो एक्सेस पॉइंट जो है वो स्विच के साथ कनेक्ट होता है, और स्विच के, और वो फिर वो ट्रांसमिट कर रहा होता है सिग्नल, जैसे आपके वाईफाई के सिग्नल्स हैं, और फिर वो डिवाइसेस जो है वाईफाई के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो ये यहाँ फिर आप वायर्ड पीसीज भी होते हैं जो वायर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, या फिर वो वाईफाई है तो उसको बोलते हैं WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो लैन है, ये बोलते हैं, इसको सिंपल लैन बोलते हैं, जो केबल के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह हर बिल्डिंग के अंदर एक अपना एक स्विच पड़ा होता है, सॉरी, या हर फ्लोर के ऊपर, और जितने भी पीसीज हैं वो सारे उसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं, और वो सारे स्विच जो हैं, तीनों स्विच, वो एक, इसको बोलते हैं एक्सेस स्विच। क्या? एक्सेस स्विच। एक्सेस स्विच का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे एक्सेस हो रही है सारी डिवाइसेस को, क्या, जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी पीसीज हैं, या सारे वो फ्लोर्स के ऊपर, तो वो सारे इसके अंदर कनेक्ट होंगे। एक्सेस स्विच इसको बोलते हैं, जहाँ पे पहले कनेक्ट होते हैं। जो एक्सेस स्विचेज है, आप उन सबको मिला के एक स्विच के अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है पहले, ठीक है, क्योंकि अब सारे स्विचेस को अगर राउटर में लगाना हो तो राउटर में तो इतनी पोर्ट्स ही नहीं होती ना, राउटर के अंदर तो सिर्फ 1, 2 या 3 पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, फिर सारे स्विचेस को जो है फिर पहले एक राउटर में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक और स्विच में कनेक्ट किया जाता है, और फिर उस स्विच से एक लिंक जो है ऊपर राउटर में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये है टिपिकल एंटरप्राइज लेवल कि जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज हैं, या आपके स्कूल्स हैं, या कॉलेजेस हैं, या जितने भी आपके कोई हैं नेटवर्क्स होते हैं, मतलब कोई बड़े बड़े कंपनीज के, तो वो सारा इसी मॉडल को फॉलो करते हैं कि एक एक्सेस लेयर का स्विच होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारे स्विच आके कनेक्ट होते हैं। तो ये एक्सेस लेयर, और ये फिर आगे जाके राउटर में कनेक्ट होता है, राउटर से आगे फिर वो जो है ना टू रेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज नेटवर्क, वो बोलते हैं कि रेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज नेटवर्क का मतलब ये है कि आगे हो सकता है, ये अभी एक बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग हो इधर इनकी, ठीक है, उसमें भी सेम एक नेटवर्क हो इनका। तो बिल्डिंग्स ये लाहौर में हो सकती है, कहीं पे लाहौर में, ठीक है, ये कराची में हो सकती है, ठीक है। तो ये आपस में फिर यहाँ से इस राउटर, इनका भी ये किसी तरह का नेटवर्क होगा, और एक यहाँ पे राउटर होगा। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क जो कह रहे थे ना, वाइड एरिया नेटवर्क ये वाला होता है फिर, जो इनको आपस में कनेक्ट करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क है सारा, आपका लैन है, यहाँ पे जितना भी नेटवर्क है इस बिल्डिंग के अंदर, ये सारा लोकल एरिया नेटवर्क है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो जो 2 बिल्डिंग्स जो आपस में कनेक्ट करता है कहीं दूर, मतलब अगर एक लाहौर में और एक कराची में है, तो ये जो सारा नेटवर्क है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके दरमियान वाला नेटवर्क है, इसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसको मजीद में कि क्या इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, किस तरह से। तो ये तो हो गया स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, और एक एंटरप्राइज नेटवर्क, टिपिकल एंटरप्राइज नेटवर्क। अब वैरायटी ऑफ ईथरनेट फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अब जो केबल्स होती है ना, अब जो मतलब जो एक पीसी से स्विच कर तक केबल जो लगती है, वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की हो सकती हैं। ये फॉर एग्जांपल ये आपका
ये आपका स्विच है, ठीक है। अब ये आपका पीसी है यहाँ पे। अब इसके दरमियान जो ये केबल्स है ना, ये केबल्स जो कनेक्ट होती हैं, अब ये केबल्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। कॉपर केबल हो सकती है, जैसे वो कुछ इसको बोलते हैं यूटीपी केबल्स, यूटीपी, या फिर वो फाइबर केबल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, फाइबर की बनी हो सकती हैं। तो फाइबर केबल्स में वो जो है वो लाइट के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। एक पॉइंट से वो लाइट एंटर होती है और दूसरे पॉइंट पे वो जो लाइट एग्जिट होती है, तो वो लाइट में सारा वो ट्रांसमिशन होती है। और कॉपर केबल में जो है वो इलेक्ट्रिक की फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट। एक 10 Mbps अगर स्पीड चाहिए ना हमें, तो हमें मिनिमम ये वाली केबल चाहिए, उसको 802, इसको स्टैंडर्ड है ये बेसिकली जो 802, ये नाम है बस, ये आप याद कर लीजिएगा। कॉपर केबल होगी, उसको बोलते हैं 100 मीटर तक मैक्सिमम लेंथ जो है ना कॉपर की केबल की हो सकती है। अगर 100 मीटर से ज़्यादा होगी चाहिए आपको, तो फिर आपको जो है वो फाइबर केबल चाहिए होगी, ठीक है। तो 100 मीटर तक है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्विच है, कहीं 100 मीटर पे आप 100 मीटर के अंदर अंदर आप उस केबल को एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, ठीक है। तो ये सारे ईथरनेट स्टैंडर्ड्स हैं, इसी को बोलते हैं लेयर 2 स्टैंडर्ड्स। ईथरनेट टेक्नोलॉजी जो है, इथरनेट प्रोटोकॉल जो है, तो उसमें ये सारे स्टैंडर्ड्स जो है ना वो डिफाइन होते हैं उस लेयर 2 के ऊपर, ठीक है। कि केबल की लेंथ क्या होनी चाहिए, केबल कितनी कौन सी हो, उसमें क्या उसमें डाटा रेट हो सकता है। सिमिलरली फिर 100 Mbps है, 100 Mbps ज़्यादा स्पीड अगर आपको चाहिए, इसको बोलते हैं फास्ट ईथरनेट भी बोलते हैं। इसको 10 Mbps को सिंपल ईथरनेट बोलते हैं। अगर फास्ट ईथरनेट अगर आपने देखा होगा, अक्सर स्विचेस की जो पोर्ट्स हैं वो हम लिखते हैं, स्विच को जब ओपन करते हैं तो उसकी पोर्ट्स पे लिखा होता है फास्ट ईथरनेट, ठीक है। फास्ट ईथरनेट पोर्ट नंबर 0/0 या 0/1, तो इस तरह से करके इसका मतलब है कि उसकी स्पीड जो है वो 100 Mbps की है, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड को बोलते हैं 100/T। IEEE जो स्टैंडर्डाइज करती है चीज़ों को, उसने उसको नाम ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसको IEEE का स्टैंडर्ड नेम 802.3U, ये मतलब बस ये नाम है कुछ। अब ये इनका कोई प्रैक्टिकली हमें कोई ज़्यादा चीज़ों का प्रैक्टिस में यूज़ तो नहीं होंगी, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें ये पूछ सकते हैं, हो सकता है कि क्या मतलब 100 Mbps की टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, IEEE नेम क्या उसका, ये कुछ। तो ये कॉपर की 100 मीटर कॉपर केबल ही होगी, उसको 100 मीटर तक आप एक्सटेंड, मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर तक आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उससे हाई स्पीड अगर आपको चाहिए 1000 Mbps के चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे। गीगाबिट ईथरनेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। या 1000 बेस LX और टी में जो है वो स्पीड कम, सॉरी लेंथ कम है। ये फाइबर केबल सबसे जो है ना 500 मीटर 5000 मीटर मतलब 5 माइल्स तक आप 5 माइल्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 5 माइल्स ये जो केबल्स पड़ी होती हैं बेसिकली वैन में ये यूज़ होती हैं, इतनी लंबी केबल्स, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आप 5 माइल्स तक वो केबल आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से करके ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये बस आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इनको, वैसे ही जस्ट टू रिमेंबर कि अक्सर ये नाम आप देखेंगे बुक के अंदर कहीं पे यूज़ हो रहे होंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि consistent behavior over all links using ethernet data link layer। तो consistent behavior मतलब देखें, ये layers बनाने का, हमें एक टेक्नोलॉजी बनाने का क्या फ़ायदा है कि ये हम क्यों प्रोटोकॉल्स, मैंने बताया था कि आपको कि क्यों डिज़ाइन करने पड़ते हैं। कि consistent behavior का मतलब ये है कि कोई भी आप स्विच किसी भी कंपनी का लगा लेना आप, यहाँ पे हो सकता है कि ये सिस्को का स्विच है, ठीक है। और जो ये है हो सकता है कि जूनिपर का स्विच हो, जूनिपर का, ठीक है, जूनिपर। ये हो सकता है एक स्विच जो है हवावे का हो, ठीक है। तो ये इनके स्टैंडर्ड्स है सारे जो है ना, केबल्स वगैरह को इनके पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे मतलब अब हो सकता है अगर ये स्टैंडर्ड जब नहीं थे तो अब एक कंपनी का स्विच दूसरी कंपनी के स्विच के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते थे, ठीक है, क्योंकि उनके आपस में स्टैंडर्ड्स ही नहीं मिलते थे। तो ये सारे क्या है, सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं जब अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जब अपनी डिवाइसेस बनाते हैं। तो फिर ये है कि इसलिए ये सारे एक ही तरह के स्पीड्स और केबल्स और पोर्ट्स और उनके कनेक्शंस पोर्ट्स के ऊपर जो होते हैं, जो केबल्स के आगे कनेक्टर लगते हैं, तो ये सारे स्टैंडर्ड इनके सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, उसमें फिर सारे सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं।
ओके, उसमें वैरायटी ऑफ इथरनेट फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स, ये वही चीज़ है जो पहले हमने देखी है, जिसमें ये देखें वही 10 बेस टी 100 मीटर तक, ये सारा वही है। कंसिस्टेंट बिहेवियर, सॉरी ये तो पढ़ लिया हमने। बिल्डिंग फिजिकल इथरनेट नेटवर्क विद यूटीपी। यूटीपी वही केबल का, उसकी टेक्नोलॉजी का नाम है, जो कॉपर केबल है उसको बोलते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसमें जो अगर आप कभी देखेंगे ना केबल को, आप यूटीपी केबल को देखेंगे तो उसमें जो केबल्स के अंदर जो है वो पेयर्स होते हैं बेसिकली। ये आपकी एक केबल है, सॉरी ये क्या, ये केबल है ना, उसके अंदर आप देखेंगे तो पेयर्स ऑफ केबल होंगे, कुछ कॉपर की केबल्स होंगी छोटी छोटी, 4 पेयर्स होते हैं उसमें आई थिंक, हाँ। तो ट्विस्टेड किए होते हैं वो, एक दूसरे का ट्विस्ट इसलिए किए होते हैं ताकि वो जो इंटरफेरेंस है वो कम हो सके, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी केबल, ठीक है। फिजिकल इथरनेट केबल जो है 100 Mbps 10 Mbps तक इसके मैक्सिमम 100 Mbps तक उसकी स्पीड हम ले सकते हैं, जो हम ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। ये देखें, ये जो जो टी वाला, टी का मतलब ये है कि ये कॉपर केबल है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम स्पीड हम ले सकते हैं 100 मीटर तक, सॉरी 100 Mbps तक, और 1000 Mbps भी है। अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें ये देखें, ये जो है 1000 बेस TX में ये हमारे पास मैक्सिमम 1 गीगाबिट की पोर्ट भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने 10 गीग या कुछ और स्पीड चाहिए तो वो फिर आपको फाइबर केबल चाहिए होगी। इसमें अभी मज़ीद जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में मतलब कर रहे हैं, ये कुछ 10 गीग तक भी हमें दे रहे हैं कुछ, लेकिन अभी बहुत कम यूज़ हो रहा है। वो मेनली वो कॉपर के ऊपर ही वो यूज़ करते हैं ये चीज़ें जो है ना। ये देखें, ये है ऐसे ही, ये 10 गीग का स्टैंडर्ड जो, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो 1 गीग का लिंक कॉपर पे यूज़ करते हैं, और 10 गीग का जो है वो हमें वहाँ पे फाइबर केबल ये वाला लिंक ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये चीज़ें स्पीड्स। खैर केबल के अंदर क्या होता है, यूटीपी केबल के अंदर देखें, ये एक चीज़ उन्होंने बनाई हुई है, देखें, वायर ट्रांसमिटिंग डाटा एंड यूजिंग ट्विस्टेड पेयर्स। बेसिकली जो पेयर्स होते हैं ना, मतलब एक एंड और दूसरा एंड जो होता है, एक फॉर एग्जांपल ये आपका एक कंप्यूटर है और ये आपका दूसरा कंप्यूटर है। और जो केबल है बेसिकली उसमें आप उसको जो कनेक्टर जो बनाते हैं ना, जो कंप्यूटर के अंदर जो वो आपके इंटरफेस कार्ड पे लगता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसमिट पोर्ट होती है और एक रिसीव पोर्ट होती है, ठीक है। एक वायर के अंदर वो ट्रांसमिट कर रहा होता है जो भी डाटा आपका कंप्यूटर कर रहा होता है, दूसरी तरफ से आप रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि जो ट्रांसमिट पोर्ट है वो दूसरी तरफ के जाके क्रॉस हो जानी चाहिए, जो दूसरा कंप्यूटर है उसमें इसका ये रिसीव के ऊपर लगेगी, और इस तरफ से ट्रांसमिट जो है इसकी रिसीव के ऊपर लगेगी। मतलब यहाँ से जो ट्रांसमिट करेगा वो पोर्ट जाके, वो केबल जो है वो जाके आगे क्रॉस हो जाएगी, तो वो जाके उसके रिसीव कनेक्शन के ऊपर लगेगी, और यहाँ से जो ट्रांसमिट होके आ रहा है वो इसके रिसीव के ऊपर लगेगी। तो इस तरह से ये जो कनेक्टर जो बनता है, इसकी एक टाइप होती है। ये सारा देखें, इसी तरह फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो हमारा ट्रांसमिट हो रहा होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ सर्कल में आ रहा होगा। हाँ, ये इंटरनेट केबल है, और अगर आप उसमें देखेंगे ना तो उसमें कलर्स होते हैं, ऑरेंज ब्लू, हाँ ऑरेंज ब्लू ब्लैक, इस तरह से वाइट, और 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो उनके फिर कम्बिनेशन हैं, दो तरह की केबल होती हैं, एक स्ट्रेट केबल होती है और एक क्रॉस केबल होती है। उसमें जो वो जो RJ45 उसको बोलते हैं, कनेक्टर जो होता है ना उसको RJ45 उसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। बेसिकली ये एक जो ये नेटवर्किंग के लिए जो यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे जो कलर कम्बिनेशन हैं वो आगे इन्होंने बताए हुए हैं कि किस तरह से है। अब तो मुझे भूल गया, मैं प्रैक्टिकली कभी फिजिकली केबल पहले बनाई हुई थी लेकिन अपनी कभी यूज़ नहीं की, कुछ बनाया नहीं, तो पहले बनी बनाई केबल्स मिल जाती हैं, लेकिन इनके लिखे हुए कम्बिनेशन आपको वो मिल जाएंगे कि किस, अगर आपने नई केबल बनानी है तो आपको
एक केबल चाहिए होगी, एक RJ45 कनेक्टर चाहिए होगा और एक इनका स्पेशल टूल होता है जिसके जरिए आप उसको क्रैम्प क्लिप करते हैं कुछ इस तरह से। तो वो उसके थ्रू आप इंटरनेट पे आप देखेंगे ना तो काफ़ी वीडियोस इसकी यूट्यूब के ऊपर होंगी कि कैसे केबल कनेक्टर RJ45 कनेक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ, वो दोनों तरफ से आप कनेक्ट करते हैं तो वो फिर वो पोर्ट्स जो है ना वो ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं, वो लाइट्स जो हैं, तो उस पर पता चल जाता है कि वो क्या हमारे कनेक्शन ठीक हो गए हैं या नहीं हुए। तो इस तरह से करके ये देखें, ये बता रहा है RJ45 केबल विद वायर्स इनसाइड, इसमें इनसाइड वायर्स होती है दोनों तरफ। RJ45 ये देखें RJ45 कनेक्टर्स है और ये कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स होती हैं RJ45 पोर्ट्स, तो इसके अंदर जो है वो केबल्स वो लग जाती हैं। अभी मतलब जो हम ये लैब में कर रहे होते हैं यहाँ पे तो हम सिंपली वो केबल इधर से उठाते हैं और इधर से लगा देते हैं, तो लेकिन इंटरनली हो क्या हो रहा होता है, अगर आपको प्रैक्टिकली करना पड़ जाए, कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी केबल है, कहाँ कितनी स्पीड है उसकी ठीक है ना। और डिवाइस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्या कहते हैं 100 Mbps की पोर्ट है और आपने केबल जो है सिर्फ उसको 10 Mbps वाली लगाई है, तो वो स्पीड सिर्फ आपको 10 Mbps की मिलेगी, क्योंकि द डिवाइस ऑल्दो कैन ट्रांसमिट एट हायर स्पीड बट लेकिन जो केबल है वो उतना प्रोसेस नहीं कर सकती उस स्पीड को। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है ना वो जहन में रखनी पड़ती हैं कोई भी नेटवर्क बनाने से पहले कि केबल क्या होनी चाहिए, कितनी लेंथ है, कितनी दूर तक डिवाइसेस पड़ी हो सकती हैं स्विच से, कितनी मतलब हाइट है, और ये वो सारी चीज़ें जो है ना उसको कंसिडर करनी पड़ती हैं जब भी कोई नेटवर्क बनाने से पहले, ठीक है। तो ये देखें, ये इसमें मजीद इसमें ये कलर्स हैं, ये देखें ये कि RJ45 कनेक्टर के अंदर तो यहाँ पे ये कनेक्टर पोर्ट्स है और स्विच के अंदर ये वाली पोर्ट्स होती हैं, पीसी के अंदर आपके ये वाला कनेक्टर लगा होता है जो है। तो हम्म 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 हाँ, लेकिन ये है कि बेसिकली अगर दो डिवाइसेस एक तरह की है ना, ये मैं आगे बताता हूँ आपको। मेन थिंग जो है वो जो ट्रांसमिट पोर्ट है ना, जो ट्रांसमिट वाली पिन है, वो दूसरी की जाके रिसीव पिन के ऊपर कनेक्ट होनी चाहिए। ट्रांस टी को जो है वो आर के साथ होना चाहिए और आर जो है वो इधर की जो आर है वो उधर की टी के साथ। तो बेसिक एक एक केबल होती है स्ट्रेट केबल कनेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ये जो जो यहाँ पे है ना वो दूसरी तरफ भी जो दूसरा एंड होगा ना वो दूसरे भी बिल्कुल सेम होंगे। और एक क्रॉस होता है, क्रॉस केबल भी बोलते हैं, जिसमें दूसरी तरफ वाले एंड जो है वो उल्टे हो जाते हैं उससे, ठीक है। जो यहाँ पे है वो उसे उसे रिवर्स जो है ना दूसरा एंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल कहाँ पे लगेगी, ये इसका मैं आपको बताता हूँ कि अगर दोनों डिवाइसेस एक तरह की हैं ना, एक तरफ कंप्यूटर है दूसरी तरफ भी एक कंप्यूटर ही है, तो उन दोनों के दरमियान उनको जो है वो क्रॉस केबल लगेगी। कौन सी क्रॉस केबल, क्योंकि उनकी वो जो पोर्ट्स हैं वो सेम 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 जगह पे वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेम जगह पे रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी केबल्स को क्रॉस कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंप्यूटर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इसकी पोर्ट नंबर 1 2 3 4 है, ठीक है, इसकी भी 1 2 3 4 है। तो अब ये 1 पे रिसीव कर रहा है, ये 2 पे ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। और 3 पे आगे कुछ अब मज़ीद हम देख लेते हैं, कम्बिनेशंस में होते हैं। तो 1 और 2 पे ट्रांसमिट कर, बेसिकली वो पेयर में होता है ना, तो 1 और 2 पे फॉर एग्जांपल ये रिसीव कर रहा है, 3 और 4 पे ये ट्रांसमिट कर रहा है। अब होगा क्या कि अब इस साइड पे ये दोनों चूंकि एक कंप्यूटर्स हैं, तो इस तरफ भी 1 और 2 पे ये रिसीव कर रहा होगा दोनों तरफ, और इधर भी क्या है ये ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस कनेक्शन। का मतलब ये होता है कि जो यहाँ से इधर जा रही है वो ट्रांसमिट ये इस तरफ लगनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके, और जो उधर से है वो इधर आनी चाहिए, ठीक है ना, उसके जो इसका ट्रांसमिट है उसकी तरफ रिसीव। तो ये इस तरह से करके ना यहाँ पे इस तरह, हाँ ठीक है, इसके ऊपर इधर, और आई मीन जो ट्रांसमिट है वो रिसीव की तरफ। तो इसको बोलते हैं क्रॉस केबल। तो क्रॉस केबल की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमारे दोनों डिवाइसेस सेम हो, जैसे कंप्यूटर, एक इधर भी कंप्यूटर है और उधर भी कंप्यूटर है, या इधर स्विच है और दूसरी तरफ भी स्विच है।
ठीक है। और क्योंकि उनकी पोर्ट नंबर सेम होंगी, सेम जगह पे वो ट्रांसमिट यही उनकी, तो इसलिए इनको फिर क्रॉस केबल के जरिए कनेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर एक तरफ राउटर है और एक तरफ स्विच है, तो इनकी वो स्टैंडर्ड जो, चूंकि ये इथरनेट स्टैंडर्ड तो वो इन्होंने जब बनाते हैं तो वो फिर उनकी पोर्ट्स को वो पोर्ट नंबर जो ट्रांसमिट वाली डिफरेंट कर देते हैं और रिसीव वाली डिफरेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर वो स्ट्रेट केबल लगती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो क्रॉस केबल नहीं लगती। तो यस, हाँ हाँ, वो उनके कनेक्शन केबल्स आगे इन्होंने बताए हुए हैं, केबलिंग पिन आउट्स, ये मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया, ये एस एफ पी होती है। एस एफ पी जो फाइबर का जो कनेक्टर होता है ना, उसको एस एफ पी बोलते हैं, क्या एस एफ पी बोलते हैं, प्लगेबल एस एफ पी। ये देखिए, ये फाइबर कनेक्शंस के लिए ये वाला कनेक्टर होता है। तो ये बने बनाए आते हैं, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये केबल्स जो है ना, फाइबर केबल्स बनी बनाई आती हैं, आपने सिंपली इसमें प्लग इन करनी होती है। तो इसकी स्पीड होती है डिफरेंट। अब यूटीपी केबल के जो है ना, इसके 10 बेस टी और 100 बेस टी के डिफरेंट पिन आउट्स जो है वो क्या है, ये देखें, यहाँ पे ट्रांसमीटर है 1 और 2 पे, और सिमिलर उधर भी 1 और 2 पे रिसीवर है। एक की तरफ ये पीसी है, दूसरी तरफ ये स्विच है, ठीक है। ये पिन नंबर्स इनके होते हैं, आप देख लें इनके यहाँ पे। तो ये एक तरफ पीसी है और दूसरी तरफ क्या है, स्विच है। तो अगर 1 और 2 पे, पीसी का 1 और 2 पे ट्रांसमिट होता है हमेशा, और स्विच का जो 1 और 2 पोर्ट पिन नंबर जो होगी ना, उस पे वो रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। और 3 और 6 पे ये ट्रांसमिट कर रहा होता है पीसी, और उसका जो 3 और 6 है वो सॉरी रिसीव कर रहा होता है, ये ट्रांसमिट कर रहा होता है इधर से। तो ये देखें, ये इसलिए ये जो केबल बनेगी, ये स्ट्रेट केबल इसको बोलते हैं। ये केबल दो डिफरेंट पेयर्स के दरमियान है, पीसी और स्विच के दरमियान। और अगर ये एक तरफ ये भी पीसी होता तो फिर उसका भी 1 और 2 ट्रांसमिट होना था और 3 और 6 रिसीव होना था, तो फिर इसलिए हमें उनको क्रॉस कनेक्शन की सूरत में लगाना पड़ना था, ठीक है। हाँ, ये इसी को बोलते हैं एग्जैक्टली, ये एक ईथरनेट स्टैंडर्ड है। अब चाहे जो भी कोई बनाएगा, अब अगर आज मैं अपनी कोई कंपनी बनाता हूँ और मैं कोई स्विच बनाना शुरू करता हूँ, तो मुझे भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, कि फैक्ट्री लगाता हूँ स्विचेस की या कुछ, तो ये जो इथरनेट स्टैंडर्ड्स हैं इनको हमें, मुझे भी यही पिन नंबर्स और ये सारी चीज़ें रखनी, ताकि वो केबल जो है वो कोई भी कहीं से भी आए वो यूज़ हो जाए उधर, सही है। ये देखिए, ये आगे मज़ीद उसको इन्होंने किया होगा। हाँ, नहीं नहीं, ये वो यूटीपी केबल ही है, वही सारी यूटीपी पड़ी होती है सारी जो केबल्स हैं, क्योंकि फाइबर, हाँ वो जो, लेकिन जो पीछे जो नेटवर्क प्रोवाइडर है ना, सर्विस प्रोवाइडर जो वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर फाइबर केबल्स, क्योंकि स्पीड नहीं है ना, 100 Mbps आपको मैक्सिमम। हाँ, तो वो हो सकता है कि वो फाइबर केबल्स आपके घर तक वो बिछा रहे हो, लेकिन फाइबर वो मेनली यूज़ करते हैं वो वैन में, जो जहाँ पे जो अंडरग्राउंड वो बिछाई होती है उन्होंने केबल सारी, डिफरेंट बिल्डिंग्स के दरमियान में, डिफरेंट जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना इंटरनेट की या कुछ, वो यूज़ कर रहे होते हैं वो फाइबर केबल्स। तो ये यहाँ पे देखें, ये पोर्ट्स वही 1 और 2 जो है, इधर के 1 और 2 कनेक्टर्स, कनेक्टर के अंदर जो अगर मिलेगा ना आपको, ये उसकी एक लेफ्ट साइड से शुरू तक करते हैं काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन होती हैं उसके RJ45 कनेक्टर के अंदर, सही है। तो अब उसमें अगर आपको केबल बनानी हो, तो केबल को आप उसके अंदर इस तरह से ऑरेंज और ग्रीन आप यूज़ कर सकते हैं पेयर, उसमें डिफरेंट पेयर्स होते हैं, ब्लू ऑरेंज ग्रीन, एक आई थिंक येलो या कुछ वाइट, इस तरह से करके होते हैं, 4 पेयर होते हैं, ठीक है। और येलो, तो वो इसलिए आप उन कम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। तो 1 और 2 पे एक पेयर के ऊपर वो मतलब इस तरह से डाटा जो है वो 2 पेयर इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि एक तरफ से डाटा आ रहा होता है, एक तरफ जा रहा होता है, ठीक है ना, 1 और 2। तो इस तरह से है। और फिर ये आप उनके कनेक्शन देख सकते हैं, पोर्ट नंबर्स और पिन नंबर्स, ठीक है, 1 और 2 पे। यहाँ पे ये देखें, ये क्रॉस केबल है, स्ट्रेट थ्रू सॉरी केबल, इसमें ये सिंपल वो जो 1 और 2 पे, 3 और 6 पे, ठीक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और जो क्रॉस केबल है, ये क्रॉस केबल ये मैं बता रहा था आपको, 2 स्विचेस के दरमियान लगी हुई है, तो वो उनकी पोर्ट्स को देखें, पिन्स को क्रॉस करना पड़ेगा, जो 1 और 2 इधर से 3 और 6 पे आ जाएगी, और दूसरी जो है वो इस तरह से करके, सही है।
पेयर्स में होती हैं पिन्स, जो ट्रांसमिट और रिसीव जो पेयर्स में होती हैं, ठीक है। 2 ट्रांसमिट पोर्ट पिन्स होती हैं, 2 रिसीव पिन्स होती हैं, इस तरह से करके ये यही बता रहा है ना इधर। किधर था वो, ये देखें ट्रांसमिट 1 और 2 दो पिन्स होती हैं इनकी, ठीक है। 2 पिन्स होती हैं इनके अंदर, वो साइन की होती हैं। ट्रांसमिट ऑन पिन्स नंबर 1 एंड 2, रिसीव ऑन पिन्स नंबर 3 एंड 6, तो इस तरह से करके, ठीक। नहीं वो और भी कर सकते हो आप, मतलब 2 भी कर सकते हो, किसी और पर्पस के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो 4 केबल्स ही 4 मतलब उसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो बाकी जो 4 पेयर्स हैं वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, वो वैसे ही उसमें होते हैं, लेकिन मैं मोस्टली ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, ये उन्हीं के लिए यूज़ हो रहा होता है। आगे मज़ीद आपको दिखाता हूँ मैं कि उनके क्या पर्पस हो सकते हैं। ये देखिए ये सारी ये क्रॉस ओवर केबल के कनेक्शन हैं, 3, 6, 1, 2, ठीक है। 1 और 2 सिर्फ आपस में क्रॉस हो जाएंगे। ये अगर ट्रांसमिट पिन्स नंबर ये लिखा हुआ है 1 और 2 पीसी के ऊपर, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसकी 1 और 2 पे ट्रांसमिट होता है, राउटर का भी 1 और 2, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट का भी जो है वो 1 और 2 के ऊपर होता है। और ट्रांसमिट ऑन पिन्स हब्स और स्विचेस में जो है वो यहाँ पे 3 और 6 में होती है। इनकी जो ये स्टैंडर्ड्स हैं सारे, ठीक है। पिन आउट्स फॉर 1000 बेस टी। अब 1000 ये जो आप पूछ रहे हो ना 8 पेयर्स हो तो उसके लिए, तो ये 1000 बेस में सारे पेयर्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। वो 100 Mbps में सिर्फ 4 पेयर यूज हो रहे होते हैं, 2 पेयर यूज हो रहे होते हैं, और 1000 Mbps पे चारों के चारों पेयर्स यूज हो रहे थे, क्योंकि उसमें डाटा जो है वो फास्ट होता है, गीगाबिट की स्पीड पे ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो इसलिए उसमें वो चारों के चारों पेयर जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बैकअप नहीं होता, सिंपली ये है कि वो डाटा स्पीड के लिए वो ज़्यादा पेयर वो आ जाते हैं। अब इसमें ये पिन नंबर दिए हुए उसने ये देखिए ये बता रहे थे स्ट्रेट केबल कनेक्ट्स ईच पिन विद द सेम नंबर पिन ऑन द अदर साइड, और बट इट डज फॉर ऑल 8 पिन्स, इट डज फॉर ऑल 8 पिन्स के लिए वो करता है स्ट्रेट केबल इसमें 1000 बेस टी में, ठीक है। पिन नंबर 1 to ये सारा उसमें इसने बताया, पिन 1 to 1, पिन 2 to पिन 2, पिन थ्रू, इसी तरह वो कह रहा है कि पिन 2 पिन 8 तक वो जो कनेक्ट करता है उनको सारा आपस में। तो इसमें ये यहाँ पे ये देखें, ये उसने बताया मैं 4 और 5 पे हमने 1, 2, 3, 6 पढ़ा था ना, तो इसी तरह इसमें वो बता रहा है कि आगे 3 और 6, 4 और 5 और 7 और 8 पे भी, ठीक है, ये भी पेयर्स यूज़ का 4, 5 और 7, 8 वाले पेयर भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो खैर ये आप स्टैंडर्ड्स हैं केबल्स के, अगर आपको मज़ीद देखना हो तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ना, अपने एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट केबल्स को आप प्रैक्टिकली भी आप ला के देख सकते हैं कि छोटी मोटी केबल कहीं से इंटरनेट से ले लें, या वैसे ही वीडियोस देख लें आप इसकी मज़ीद, यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं वो कनेक्टर किस तरह बना रहे होते हैं और सारा, ठीक है। तो सेंडिंग डाटा इन ईथरनेट नेटवर्क्स, ये डाटा हाँ नहीं वो इसमें जो ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है ना ईथरनेट के लिए सारे जो केबल्स के, और ये आगे डाटा किस तरह सेंड होता है, ये ईथरनेट प्रोटोकॉल, डाटा लिंक प्रोटोकॉल वो यूज़ हो रहा होता है फ्रेम, जिसमें एक सोर्स मैक एड्रेस, ये सारा मैंने बताया था, सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। ये मैक एड्रेस की 6 बाइट्स इसकी होती हैं, 6 बाइट्स इसकी होती हैं, एक मैक एड्रेस 6 बाइट का ही होता है ना। तो इसमें ये देखें, ये जैसे ये 6 बाइट्स इसकी हो गई सोर्स की, 6 बाइट्स इसकी डेस्टिनेशन की हो गई। ये टाइप और ये वो SFT, ये प्रीएम्बल, ये अभी आप छोड़ दें इनको। ट्रेलर FCS, ये फ्रेम चेक सीक्वेंस, ये बेसिकली चेक करता है कि फ्रेम ये एक हैश वैल्यू होती है डाटा की, वो निकालता है, फिर वो चेक दूसरी एक वो रिसीवर साइड पे दोबारा कैलकुलेट की जाती है कि ये कहीं डाटा कहीं चेंज तो नहीं हुआ, या करप्ट तो नहीं हुआ बीच में कोई, तो वो ये उस पर्पज़ के लिए होती है। ये खैर अभी आप ये चीज़ें छोड़ दें, आप अभी सिर्फ इस पे देखें, एक सोर्स होता है, इसमें एक डेस्टिनेशन मैक होता है, सही है। तो ये इसके अंदर सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये सारे इसके आगे फर्दर डिटेल बताई हुई है उसने कि ये आइडेंटिफाई द सोर्स फ्रेम मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, प्रीएम्बल सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं ये पोर्ट्स, कुछ डाटा एंड पैड
अ, ये मतलब पूरा एक उसमें डाटा जो है 46 से लेकर 1500 बाइट्स तक जो है वो हो सकता है लेयर 3, ठीक है। ये जो डाटा है ना यहाँ पे, ये जो इस इतना डाटा मैक्सिमम इतना आ सकता है इसमें, 46 से लेकर 1500 तक बाइट्स इसमें आ सकती हैं, ऊपर से लेकर जो डाटा शुरू हुआ था एप्लीकेशन लेयर से वहाँ तक, ठीक है। अब इथरनेट एड्रेसिंग हमने पढ़ ली थी, मैक एड्रेस को क्या मतलब उसमें देखें। मैक एड्रेस के भी दो पार्ट्स होते हैं। अभी तो मैंने आपको सिंपल ये बताया था ना, मैक एड्रेस आप पढ़ लें, तो मैक एड्रेस में भी दो पार्ट्स होते हैं उसके। एक जो 3 बाइट्स होती है ना उसकी पहली, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है जो बना रही है मतलब लैंड कार्ड्स वगैरह, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और जो 3 है वो वेंडर असाइंड, वो 3 जो है वो वेंडर अपनी मर्जी से जो बाइट्स जो है ना वो असाइन करता है। तो अगर अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ जो है ना, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ये जो कोई एक हुआवे फॉर एग्जांपल कोई नेटवर्क कार्ड बना रही है, तो उसके जो पहले 3 बाइट्स होंगी वो सेम होंगी उसमें, ठीक है। और वो 3 बाइट्स वो वेरीफाई कर सकती है, आगे वेरी कर सकती है डिफरेंट। यहाँ अगर कोई आपका पीसी जो है कोई आई मीन सिस्को अगर कोई नेटवर्क इंटरफेस बनाएगी नेटवर्क का, तो वो उसके जो 3 बाइट्स हैं वो पहली सेम होंगी, और जो आखिरी 3 बाइट्स हैं वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, उसको फिक्स कर दिया हुआ होता है इसके इसमें इनको, ठीक है। तो इसलिए इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर OUI उसको बोलते हैं, और एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वेंडर असाइंड, जो वेंडर जो है जैसे कि कार्ड बनाने वाला, तो वो अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं ठीक है। मैक एड्रेस के बारे में इसको बताया हुआ, इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। मैक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये ईथरनेट का जो 802.3 स्टैंडर्ड है, इसका मतलब IEEE ने जो ये स्टैंडर्ड जो हमने जो भी पढ़ा हुआ है ना, मतलब जो सारा हम पढ़ रहे थे अभी, तो ये सारा 802.3 ईथरनेट स्टैंडर्ड है उनका। IEEE ये जो मतलब IEEE है जो सारे स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है ये सारे इनके। तो इसमें हमने फिर पढ़ा था कुछ यूनिकास्ट एड्रेस भी पढ़ा था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी हमने पढ़ा था कि ब्रॉडकास्ट किस तरह होता है। मल्टीकास्ट ये अभी छोड़ दें, मल्टीकास्ट को छोड़ दें, आप इसको छोड़ दें, ये बाद में पढ़ेंगे। और बर्नड इन एड्रेस भी इसको बोलते हैं, बर्नड इन एड्रेस, क्योंकि ये फिक्स होता है 6 बाइट एड्रेस असाइन टू द वेंडर मेकिंग द कार्ड, जो कार्ड बना रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स विद ईथरनेट टाइप फील्ड। जो टाइप फील्ड होती है ना उसमें, वो टाइप वो ये डिफाइन करती है कि ईथरनेट प्रोटोकॉल क्या है, मतलब वो बताती है। उस वो फील्ड को देख के पता चल जाता है उनको कि कौन सा लेयर प्रोटोकॉल, ईथरनेट टाइप फील्ड के कौन सा ईथरनेट प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ हो रहा है ऊपर, मतलब हमारे पास नेटवर्क लेयर का, सॉरी कौन सा प्रोटोकॉल। मतलब 2 तरह के नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, एक IP लेयर भी हो सकता है, या कुछ जैसे ये एप्पल टॉक भी है कुछ। ये मैं आपको इधर से बताता हूँ। देखिए ये जो फ्रेम है ना यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे इसमें एक टाइप फील्ड है। अब टाइप का मतलब ये है कि टाइप इसमें आई थिंक 2 बिट्स होती हैं इसकी। तो इसमें ये बताते हैं कि क्या ऊपर वाला जो है लेयर 3 का जो प्रोटोकॉल है, लेयर 3 में हम नेटवर्क लेयर जो है उसमें IP है या एप्पल टॉक है, कौन सा है, IPv4 है, IPv6 है। तो वो जो है ना यहाँ से इस टाइप फील्ड को देख के पता चल जाता है इनको। लेकिन ये हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये खुद ही ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर्स जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको इसके बारे में इतना कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है ये देखें, ये टाइप 0800 का मतलब है कि IPv4 है ऊपर वाला प्रोटोकॉल, और अगर 86D होगा, 86DD होगा, तो इसका मतलब है कि IPv6 प्रोटोकॉल ऊपर यूज हो रहा है इंटरनेट के ऊपर। तो खैर FCS वो जो मैंने बताया था कि एरर डिटेक्शन के लिए होता है। ये एरर डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई रस्ते में कोई फ्रेम की मतलब कोई बिट्स उसमें से लूज हो गई हैं या कुछ हो गया है, तो यहाँ से फिर ये एरर डिटेक्शन, ये इसकी फील्ड को चेक किया जाता है। इसमें वो सारा कंपेयर करते हैं कि क्या जो सेंडर ने भेजा था क्या वही FCS है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लेटर भेजता है और लेटर के कुछ बीच में जो पोस्टमैन है या कोई जो भी प्रोसेस कर रहा है आपके लेटर को, वो खोल के चेक करके कोई उसमें बिट्स कोई वर्डिंग चेंज कर देता है, तो वो ये उस चीज़ को चेक करने के लिए होता है ये फील्ड जो है ना, फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक है।
सेंडिंग फ्रेम्स विद ईथरनेट्स एंड हब्स, ये भी आपने डिटेल में पढ़ लिया था कि हब्स के अंदर वो फ्रेम जो है वो ईथरनेट में जो मतलब हब के अंदर वो सब की तरफ ब्रॉडकास्ट कर देता है, और फ्रेम में जो है वो सिर्फ जो देख के डेस्टिनेशन कहाँ पे है वो मैक एड्रेस को चेक करके वो बताता है। तो ये सारा वही प्रोसेस बता रहा है यहाँ पे, PC1 बिल्ड द पैकेट, और ये सारा कुछ जो है ना वो कैसे डाटा जो है वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये दो चीज़ें ये मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसमें। एक फुल डुप्लेक्स में एट ए टाइम पे एक कंप्यूटर ट्रांसमिट भी कर रहा होगा और रिसीव भी कर रहा होगा, दोनों जो पिन्स हैं इसकी ना। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में सिर्फ एक टाइम पे जब अगर एक कंप्यूटर ट्रांसमिट कर रहा है ना, तो वो सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा होगा, और वह जब तक ट्रांसमिट खत्म नहीं होता तब तक वो रिसीव नहीं कर सकता, वो वेट करता है दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे कंप्यूटर को स्टॉप करे तो फिर वो रिसीव अपना प्रोसेस शुरू करे। इसलिए ये हाफ डुप्लेक्स पे आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप एक टाइम पे या तो ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं डाटा एक तरफ से दूसरी तरफ। ये थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी आपको ज़रा ये है कि आपको पता हो कि एटलीस्ट ये टर्म्स अगर आगे यूज़ होती हैं। तो हाफ डुप्लेक्स में जो डिवाइस जो है वेट, वो कहते हैं कि वेट करती है, और फुल डुप्लेक्स में वो दोनों काम एक ही टाइम पे कर रही होती है, ठीक है। लैन हब्स जो हैं, हब्स जो हमेशा वो हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रही होती हैं, क्योंकि किधर गया, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम पे डाटा जो है वो एक ही बंदा उसमें सेंड कर सकता है। अगर दूसरा सेंड करेगा तो वो फिर क्या होगा, आपस में वो कोलाइड कर जाते हैं और उनका डाटा जो है वो प्रोसेस नहीं होता हब्स के अंदर। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको यहाँ पे। यूजिंग हाफ डुप्लेक्स विद लैन हब्स, ये हब है ना। तो इसमें जो होता है बेसिकली क्या होता है कि एक टाइम पे अगर एक बंदा ये भी पैकेट सेंड कर रहा है, ये भी सेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में जाके, अगर चूंकि आपने क्या करना है, दोनों पैकेट आ रहे हैं तो ये आपस में इनकी कोलाइजन हो जाएगी। कोलाइजन का मतलब ये है कि वो पता नहीं चलेगा कि मिक्स हो जाएंगे आपस में, कोई बिट्स ऊपर की उसकी हैं कोई उसकी हैं, तो इसलिए ये कोलाइजन हो जाएगी और ये डाटा लैरी तक जो है वो पहुंच नहीं सकेगा, ठीक है। तो हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स है, इसलिए फिर वो एक टाइम पे अगर लैरी ने डाटा भेजना है तो वो उसी के डाटा को भेजेगी, ठीक है। वो एक बंदा जो है एक टाइम पे एक ही बंदा डाटा भेज सकता है, क्योंकि अगर वो सारे भेजना शुरू कर देंगे तो फिर वापस में वो कोलाइजन हो जाएगी उनके और वो डाटा प्रोसेस नहीं होगा। आगे मजीद हम ये स्विच पे देखें। अगर एक तरफ हब लगी हुई है स्विच के साथ, तो स्विच की जो पोर्ट है उसको हाफ डुप्लेक्स ये आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। आप उसके स्विच के ऊपर ना कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उसकी इंटरफेस के ऊपर जाके उसको बता सकते हैं कि इसको हाफ डुप्लेक्स में ऑपरेट करो, क्योंकि अगर एक तरफ हब है और आप फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहे हो और इधर हब लगी हुई है जो कि हाफ डुप्लेक्स पे काम करती है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है या रिसीव कर सकती है, और वो फिर आपस में ये लिंक आपका काम नहीं करेगा इधर जो है। तो दूसरी तरफ दोनों वो दूसरा स्विच है, दोनों स्विच चूँकि फुल डुप्लेक्स में काम कर सकते हैं, तो वो फुल और फुल दोनों मतलब फुल ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फुल ही होती है। अगर आपने हाफ कॉन्फ़िगर करना हो तो आपको स्विच के इंटरफेस के ऊपर जाके आप उसको कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिंपल उसी वक्त ज़रूरत पड़ती है जब दूसरी तरफ आपकी जो डिवाइस है, जैसे ये हब है। अब आजकल तो सारी डिवाइसेस जो हैं वो फुल डुप्लेक्स में काम करती हैं, तो इसलिए कोई इतना वो उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल पुराने वक्तों में था जब हब एक तरफ लगी हुई है तो उसको वो उसकी लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन ये थी कि वो फुल डुप्लेक्स में काम नहीं कर सकती थी, तो इसलिए जो है वो यहाँ। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं एक और, इसमें तो ये सिर्फ थ्योरी है लेकिन ये ज़रूरी थी कुछ। तीसरा चैप्टर है वैन के बारे में, उसने बताया हुआ डिफरेंट वैन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ये वैसे अब तो ज़्यादा ये वाली ऑब्सलीट हो गई हुई है टेक्नोलॉजीज, अब नहीं उन्होंने। अब ये जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सिंपल सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये अब चूँकि बुक चेंज हो चुकी है, लेकिन ये बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक बनाने के लिए। अब उन्होंने एक ही बुक बना दी हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये मैंने आपको भेजी भी हुई है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स उन्होंने जो है ना वो ये वाली नई बुक है, ये आपको मैंने भेजी हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि
ये सारे टॉपिक्स उन्होंने जो है ना वो मोस्टली ये वाली ये नई बुक है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें इन्होंने निकाल दी हुई हैं सारी इस बुक में से। अब वो समझते हैं कि आपको आती हैं, ये पहले से ही आती हैं, मतलब वो एडवांस टॉपिक्स पे चले गए हैं शुरू से ही, जो है ना। देखें पहला पार्ट जो है ना इसका, वो उन्होंने शुरू जो किया है इस बुक का, आप देखेंगे कि उन्होंने पहला चैप्टर TCP/IP, फिर IPv4, IPv एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये चैप्टर 3 के ऊपर ही वो इतने एडवांस टॉपिक, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और IPv4 की जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और सिंपल, उन्होंने इसके अंदर ही यहाँ से उन्होंने शुरू किया होगा, ठीक है। और लेकिन चूंकि अब बेसिक चीज़ें तो हमने पढ़नी है ना, तो इसलिए मैं वो पुरानी बुक जो थी उसमें से कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बेसिकली हो है क्या टेक्नोलॉजी। लेकिन वो ये यूज़ होंगी ये चीज़ें आपको आगे चल के। सिक्योरिटी सर्विसेज देखें, इसके दूसरे सेक्शन में वो सिक्योरिटी सर्विसेज पे चला जाता है, तीसरे सेक्शन में फिर IP सर्विसेज में कुछ बताता है, फिर ये 5 सेक्शन हैं, 5-6 सेक्शन हैं इसमें, नई बुक जो है ये वाली। तो ये जो था पुराने वाली बुक जो थी, जो पुराने वाला CCNA था, ये 2020 में चेंज हुआ था। उसमें आप 2 पार्ट्स में CCNA कर सकते थे, ICND1 और ICND2, ठीक है। तो चाहे आप 2 एग्ज़ाम दे लेते थे, या एक ही एग्ज़ाम दे सकते थे आप। तो उसमें फिर ये था कि उसमें वायरलेस का CCNA लहदा था, सिक्योरिटी का CCNA लहदा था, और अब उन्होंने सारे CCNAs को कंबाइन करके ना एक ही CCNA बना दिया हुआ, सिर्फ CCNA ये वाला। उसमें डाटा सेंटर के अलहदा था, मतलब 6-7 डिफरेंट तरह के CCNA थे पुराने, वो 2020 से पहले। लेकिन अब उन्होंने एक ही बुक बना दी हुई है ये वाली, ठीक है, जिसमें ये सारे थोड़ा थोड़ा सिक्योरिटी का भी है इसमें, क्लाउड का भी है इसमें, वायरलेस का भी है इसमें, ठीक है। तो वो सबको मिला के ना उन्होंने मतलब एक एडवांस बुक CCNA काफ़ी एडवांस कर दिया हुआ उन्होंने। मतलब इसमें आपको सारे टॉपिक्स और नेटवर्क ऑटोमेशन भी है इसमें, मतलब कि ऑटोमेटिकली जो अभी आप राउटर स्विचेस कॉन्फ़िगर करते हैं खुद कमांड लाइन पे जाके, आपको करने की ज़रूरत नहीं है अब। ये कंट्रोलर के ऊपर आप एक ही कंट्रोलर है, उसके ऊपर बैठ के आप सारा कुछ प्रोग्रामिंग करके तो आप उसको सारा को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और स्क्रिप्ट जो है वो रन कर देते हैं आप सारी डिवाइसेस के ऊपर। तो वो सिंपली वो मतलब आपको इंडिविजुअल डिवाइसेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 राउटर्स हैं या 100 स्विचेस हैं, तो उनको अगर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़े 1 बाय 1 सब के ऊपर जाके, तो वो तो आपके 10 दिन लग जाएंगे, शायद में भी हफ्ता लग जाए, कितना। तो अब ये इसका और नेटवर्क ऑटोमेशन जो है अब चूँकि अब यूज़ होती है, तो उसमें ये है कि ये सारा वो एक स्क्रिप्ट होता है, वो स्क्रिप्ट जो है वो आप बना लेते हैं, तो वो आप सिंपली स्क्रिप्ट रन करते हैं तो वो सारी डिवाइसेस को वो खुद ब खुद कॉन्फ़िगर कर देता है, ठीक है। उसमें आपको इंडिविजुअल डिवाइसेस पे लॉगिन करने की ज़रूरत है। तो ये नेटवर्क ऑटोमेशन भी अब इन्होंने CCNA लेवल पे, पहले ये CCNA लेवल पे नहीं होती थी, लेकिन अभी वो समझते हैं कि अब चूंकि नेट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है बड़ी तेज़ी से, तो ये सारी चीज़ें CCNA में उन्होंने शामिल कर दी हुई हैं। तो ये जो बेसिकली जो बुक मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें यह है कि ये पुराने वाली बुक है, लेकिन ये टॉपिक्स जो है ना, ये केबलिंग शेबलिंग ये पता होनी चाहिए, बंदे को आनी चाहिए, ताकि इसी की बेस के ऊपर आगे मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या है क्या, अगर हम उस बुक को शुरू कर दें। तो थोड़ा बहुत बस देख लें आप इनको, इस बुक को ज़रा, ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लें। बाकी फिर वो जो हम एडवांस टॉपिक्स हैं वो हम उन पे भी आगे शुरू कर देंगे। कुछ कोई क्वेश्चन अभी तक? हम्म। ओके। आगे अब हम वैन को देखते हैं थोड़ा। ये ये नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये टेक्नोलॉजीज हैं, अभी भी काम कर रही हैं, सारा कुछ अभी भी ये सारी टर्म्स और सारा कुछ ये यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा इसमें मतलब ये है कि इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। आगे चल के ये वही हो जाएंगी, वही जो अभी जो हम नई वाली बुक में सारा ये VLANs और IPv4 इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेस लिस्ट, नेट और डिवाइस में। हम्म, हाँ, स्टैंडर्ड्स। हम्म,
एग्जैक्टली। हम्म। वो स्टैंडर्ड है ना, मतलब कोई भी आए, नई कंपनी बनाए, कोई शुरू करे तो वो सेम स्टैंडर्ड्स को देखे, जैसे एक बुक है स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, और आपने इन रेगुलेशंस को फॉलो करना है। हर हर चीज़ के एक प्रोटोकॉल होता है, देखें मतलब एक स्कूल है उसका भी प्रोटोकॉल है, एक सुबह होगी, असेंबली होती है, फिर बच्चे क्लासेस में पीरियड्स होते हैं टाइम पे, और फिर सारा कुछ वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है ना, हमेशा एक तरतीब है। तो या फिर ट्रैफिक वार्डन है, वो भी एक स्टैंडर्ड्स है, सिग्नल्स है, ट्रैफिक का निज़ाम है आपका, वो भी एक स्टैंडर्ड है, मतलब कि ये उसमें एक प्रोटोकॉल्स है। जो जो सिग्नल्स लगाए जाते हैं रोड्स के ऊपर, उनका पता, हर हर सिग्नल का एक मकसद होता है कि भाई ये राइट जाने के लिए ये है, स्टॉप करने के लिए ये है, कुछ ये मतलब जो भी उस तरह में। तो इस तरह से हर चीज़ में एक तरतीब और एक स्टैंडर्ड के तहत ही बनाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी इनके स्टैंडर्ड्स हैं सारे, ये प्रोटोकॉल्स जो जितने भी हैं, लेयर्स जो हैं सारी, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, उसमें अपने प्रोटोकॉल्स हर एक डिवाइड कर दिया जाए, फिर जो लेयर्स बना के फिर उनमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बना दिए गए, ताकि फिर वो एक ही ना मिक्सअप ना हो जाए, चीज़ें डिवाइड हों, ताकि पता रहे कि भाई ये काम, अगर एक नेटवर्क लेयर का बंदा है उसने सिंपली सिर्फ वो प्रोटोकॉल्स पे काम करेगा। अगर कुछ डाटा लिंक फिजिकल लेयर पे, जैसे जो टेक्नीशियंस होते हैं जो मतलब फील्ड में काम कर रहे थे, वो सिर्फ उनको फिजिकल लेयर का पता है कि भाई केबल कैसी होनी चाहिए, केबल्स की पिन आउट्स कैसे होने चाहिए, उसको उतनी अपनी लेयर का पता है। और जो एक एप्लीकेशन डेवलपर है उसको पता है कि मैंने एप्लीकेशन कैसी बनानी है, उसने सिर्फ अपनी उस लेयर के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। और नेटवर्क। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना, ये सारा कुछ लेयर्स में डिफाइन किया गया हुआ है। सही है। तो इसमें अब वैन टेक्नोलॉजी है, वैन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैन का जो हाई लेवल पे यही है कि आपको पता होना चाहिए कि वैन का मकसद ये होता है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो लैन था, ठीक है, वो एक बिल्डिंग के अंदर अगर आपका एक नेटवर्क है वो, तो वो लैन है। अगर दो बिल्डिंग को आपने आपस में कनेक्ट करना है दूसरी, तो वो जो बीच में नेटवर्क होगा ना, वो किस तरह का कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो दो राउटर्स हैं, एक बिल्डिंग ये है ए और बी, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें दो तीन चार डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं ये जो वैन के लिए यूज़ हो सकती हैं। एक होती है HDLC, पॉइंट टू पॉइंट भी होता है, एक P2P, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, HDLC है एक, ठीक है। तो ये अब देखते हैं हम इनको डिटेल में थोड़ा, कि ये क्या हो सकती है वैन में, मतलब कि MPLS है, कुछ और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन जो मज़ीद जो अभी आजकल जो वैसे यूज़ हो रही हैं वो एक है SD वैन, जो जो लेटेस्ट है, मतलब जो अभी मतलब सारे फॉलो कर रहे हैं जो वो है SD वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड SD वैन, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, पहले थी सिंपल वैन होती थी, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, अब हर तरफ आपको नेटवर्किंग में ना सॉफ्टवेयर एसडी का वर्ड मिलेगा आपको। अब मज़ीद जो है ना एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है उसमें ये है कि एसडी का मतलब है सॉफ्टवेयर डिफाइंड। सॉफ्टवेयर डिफाइंड का मतलब है ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन कर देना उनको, ठीक है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब, और दूसरा ये है कि आप उसमें पॉलिसीज़ बना सकते हैं। पॉलिसीज़ बनाने का मकसद ये है कि मतलब प्रोग्राम कर सकते हैं आप उन चीज़ों को। प्रोग्रामिंग का इसलिए कि देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था कि वैन इतनी इंटेलिजेंट वैन नहीं होती थी, सिंपल एक लिंक होता था यहाँ से वहाँ तक, तो उसमें एक लिमिटेशंस थी होती थी। अब ये है कि आप यहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 एप्लीकेशंस रन कर रही हैं इस कंपनी के अंदर, ठीक है।
आप चाहते हैं कि कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, मतलब कोई वॉइस है या आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं लोग अपने यहाँ पे, तो उनको ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है, उनको प्रायोरिटी चाहिए। तो वो आप प्रोग्राम कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आपने इस लिंक को कि भाई ये जो अगर ये वाली ट्रैफिक आए ना, इसको आप प्रायोरिटाइज कर दो, इसको आप ज़्यादा बैंडविड्थ दो यहाँ पे, ठीक है। और जो बाकी जो है चाहे उनको आप क्यू में लगा दो, उनको वेट कराओ आप थोड़ा सा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक ये रोड है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे बहुत सारे हर तरह के लोग हैं, कोई 100 किस्म के लोग खड़े हैं यहाँ पे, कोई बहुत गरीब भी है, कोई बहुत वीआईपी भी है, कोई सदर भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। तो फिर अक्सर आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर गुजर रहा हो तो वो सबको ब्लॉक करके क्या करते हैं, उसके लिए रूट लगा देते हैं कि यहाँ पे भाई वो सिर्फ वही गुजर सकता है इस टाइम इस रोड के ऊपर, बाकी सब जो है वो वेट कर रहे होते हैं पीछे खड़े हुए। तो सिमिलरली इसमें भी SD वैन में भी ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आपके, किसको जो है हमने पहले गुजारना है, किसको कितना रूट देना है, ठीक है, किसको जो फॉर एग्जांपल ये आपकी 100 Mbps का लिंक है, मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो उसमें से आप कहते हैं कि हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किसको कितनी बैंडविड्थ मिले, ठीक है ना, वो डिफरेंट एप्लीकेशंस जो रन कर रही हैं इस कंपनी के अंदर। तो वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन है। और ये अब मज़ीद हम इसमें पढ़ेंगे आगे चल के, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, सिस्को की भी और डिफरेंट वेंडर्स की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड जहाँ पे भी आ जाए तो वो इजी भी हो जाता है काम करना, लेकिन इंटरेस्टिंग भी हो जाता है थोड़ा सा। वो आपको जो है ना, पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी उसमें इतना कंट्रोल नहीं होता था, आपको कंट्रोल आप बहुत मैनुअल वर्क करना पड़ता था, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने में और ये और वो। और SD का जहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड हर तरफ अब SD एक्सेस है, SD वैन है, उसके बाद फिर और जो है ACI है, मतलब ये सारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है ना टेक्नोलॉजीज हैं। तो उसमें सिंपल आपको एक स्क्रिप्ट बनाना होता है, उसमें आपको कोई छोटी मोटी लैंग्वेज, नॉर्मली पाइथन यूज़ करते हैं ये सारे स्क्रिप्टिंग के लिए, या कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सारा वो डिवाइसेस के ऊपर पुश कर देते हैं, ठीक है। एक कंट्रोलर होता है, एक कंट्रोलर के ऊपर बैठे होते हैं यहाँ पे सारा, तो वो सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं यहाँ पे, तो वहाँ से आप सारी कॉन्फ़िगरेशन पुश करते हैं और वो सब के ऊपर रन हो जाती है। तो खैर अब वैन जो है, वैन में टेक्नोलॉजीज में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें वाइड एरिया नेटवर्क, इसका मेन कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक कनेक्शन करना है तो लीज लाइंस होती हैं। लीज लाइंस ये जो जितनी भी देखें, ये लीज लाइन का मतलब ये होता है कि आप लीज करना, लीज का क्या मतलब होता है कि आप उधार ले लेते हो या कोई रेंट कर लेते हो किसी चीज़ को कुछ अरसे के लिए। तो ये लाइनें बिछाई होती हैं कंपनीज ने अपनी अपनी, हर कंपनी, जैसे PTCL है पाकिस्तान में, इन्होंने क्या किया हुआ है, पूरी कंट्री के अंदर अपना फाइबर्स का या लाइंस बिछाई हुई है पूरी कंट्री के अंदर ना, अंडरग्राउंड या कुछ इस तरह से नेटवर्क लिंक्स बनाए हुए हैं उन्होंने। तो अब अगर एक कंपनी बनाते हैं तो आप उनसे जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी एक किस्म का वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो आप उनसे एक लिंक ले लेते हो, लीज़ कर लेते हो, उसको बोलते हैं लीज़ लाइन। हमें एक लाइन दे दें जी, हमने लाहौर से कराची तक की। अब आप अपनी लाइन तो बिछा नहीं सकते ऑब्वियसली, इतना वो एक्सपेंसिव, ना तो आपके पास राइट्स हैं कि वो आप ज़मीन खोदें और अपनी केबल्स बिछाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट से प्रॉपर, ऑब्वियसली अगर आपने एक वाइड एरिया नेटवर्क की कंपनी बनानी है तो आपको गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या कुछ, कि भाई हम यहाँ से मतलब अगर आपने कोई सड़क खोदनी है, उसके साथ साथ कोई आपने केबल्स बिछानी है अपनी, तो फिर वो सारा वो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके तो आप अपनी वो एक बना सकते हैं फिर। तो ये पूरा एक कंट्री के अंदर एक डिफरेंट इन्होंने लोकेशंस के अंदर फिर ये सारे अपने हेड ऑफिसेस बनाए होते हैं। हेड ऑफिसेस के दरमियान फिर ये लाहौर में है फॉर एग्जांपल, फिर कराची में इस तरह, फिर इधर गुजरांवाला हो सकता है, ठीक है। इस तरह से करके फिर पूरा एक इन्होंने अपना एक जाल बिछाया होता है। इस्लामाबाद है कुछ यहाँ से, तो इस तरह से जो है ना, फिर वो जो उनके लोकल ऑफिसेज होते हैं इधर फिर मज़ीद एरियाज़ में डिवाइड किया होता है, सब एरियाज़ में, तो इनके दरमियान सारी इन्होंने
तो फिर जो भी कंपनी कनेक्ट करना चाहती है, कंपनी ए, कंपनी बी, कोई भी इधर से कंपनी बी है, ठीक है, आपस में ये कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से उनसे एक लीज लाइन ले लेते हैं। क्या बोलते हैं? लीज लाइन। उसकी स्पेसिफिक एक स्पीड होती है, वो प्राइवेट सर्किट होता है, वो फिर आप उनसे बाय कर सकते हो और अपना नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो उनके साथ, ठीक है। इसमें मज़ीद ये देखें, ये यही बता रहे हैं पोजिशनिंग लीज लाइंस विद लैंड्स एंड राउटर्स। इस ये कि आप लीज लाइन लेते हो और राउटर्स के साथ आप, ये आपका ऑफिस का लैन है, यहाँ से फिर दो बिल्डिंग है, ये दो लैंड्स हैं और ये इनको वैन के थ्रू कनेक्ट किया गया हुआ, ठीक है, इस तरह से करके। फिजिकल डिटेल्स ऑफ लीज लाइंस, लीज लाइन की क्या फिजिकल डिटेल्स, वो पहले हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, कि 1000 माइल्स तक अगर लाइन बिछानी है तो क्या मतलब उनकी फ़िज़िकल डिटेल्स क्या हो सकती हैं, वो किस तरह से केबल्स कनेक्ट होती हैं, तो ये सारा इसमें लीज्ड सर्किट्स जो, अगर फॉर एग्जांपल आपने पीटीसीएल से कोई सर्किट लेना है तो वो आप, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, मतलब T1 लाइन, वो आपको बोलेंगे आपको E1 लाइन चाहिए, T1 लाइन चाहिए, कितनी स्पीड है उसकी, E1 की कितनी स्पीड होती है, T1 की कितनी स्पीड होती है। तो ये चीज़ें वैसे आप अपने इंटरेस्ट के लिए देख सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो कि उसमें कुछ लाइंस की, ये इनकी यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि सिर्फ आपके अपने इंटरेस्ट के लिए ये 1.54 सिर्फ एम बी पी एस तक ये T1 लाइन है, कुछ इसनी मतलब अगर, और इतना मेगा बिट्स पर सेकंड तक आप अपना डाटा जो है ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। लीज लाइन केबलिंग, अब ये देखें, ये सारा वो बता रहा है, ये कस्टमर साइट है, ये टेलको साइट, जैसे कि पीटीसीएल है, उन्होंने अपना एक बड़ा सा स्विच लगाया हुआ है, यहाँ पे बिल्डिंग है, उन्होंने फिर अंडरग्राउंड ये वायर्स बिछाई हुई है, सही है। फिर इनका अपना एक और ऑफिस होगा किसी और जगह पे, फिर ये कस्टमर की साइट नंबर 2 है, तो ये आपस में यहाँ से यहाँ तक जो है, ये देखो, ये एक जो है वो थोड़ी सी लाइट ग्रे केबल है और दूसरी जो है ब्लैक है, तो ब्लैक का मतलब ये कस्टमर की केबल है, कि कस्टमर का पॉइंट है, यहाँ तक ये आपको केबल प्रोवाइड करेंगे अंडरग्राउंड सारा। तो ये सारी ये यहाँ पे, ये वैसे पुराना हो गया, अब ये यूज़ नहीं होती बुक्स में, लेकिन CSU और CSU, ये कस्टमर आपको इक्विपमेंट, जो जैसे आपके घर में एक राउटर दिया होता है वो आपको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए, तो ये वो डिवाइसेस हैं वो जो आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर आपका अपना जो है कस्टमर प्रोवाइडेड एज, ठीक है, CPE कस्टमर प्रोवाइडेड एज। तो यहाँ पर ये जो है कस्टमर का होगा, और जो डिवाइस उसमें आगे आप कनेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए ना भी आप, तो वो जो लीज लाइन ली होगी, तो एक जो कंपनी जिससे आपने लिया हुआ है PTCL या कोई, वहाँ पे वो आपको एक डिवाइस दे देगी कि भाई आप अपने राउटर की, जो आपका जो राउटर है उसकी आप केबल यहाँ में इस पोर्ट के अंदर ये प्लग कर दें, तो यहाँ तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा कंपनी फिक्स करेगी, अगर यहाँ पे कोई पीछे पीछे की फॉल्ट है तो वो आपका अपना फॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है ना, ये इन्होंने प्रोवाइड करते हैं, जो टेलको मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, कोई टेलीकॉम कंपनी है कुछ भी, तो ये CSU DSU बेसिकली यूज़ होते हैं इसमें। इनको मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको, ये ऐसी बोरिंग सा टॉपिक है, कितना इसका यूज़ नहीं है, लेकिन खैर आप थोड़ा सा, बिल्डिंग वैन लिंक इन लैब में आप कैसे बना सकते हैं, उसमें वो कहते हैं कि केबल्स यूज़ होती हैं, स्पेशल किस्म की CSU DSU केबल्स चाहिए होती हैं, और वो अब बाज़ार से तो काफ़ी महंगी मिलती हैं, वो सीरियल केबल्स होती हैं, उनको आप उसमें कनेक्ट करके तो आप अपनी एक लैब बना सकते हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप सीरियल केबल उनको आपस में लगा के, एक राउटर है, तो इसमें उनको इस तरह से करके कनेक्ट कर लें, लेकिन इतना इसका कोई यूज़ छोड़े, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब इतना डाटा लिंक डिटेल्स ऑफ लीज लाइन, ये तो करने की भी ज़रूरत नहीं, ये तो पैकेट ट्रेसर में हम वैसे ही कर रहे होते हैं, ये चीज़ें राउटर 1 और राउटर 2 को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो लेकिन इनकी अगर डिटेल्स में अगर आपको जाना हो, तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे केबल्स होती हैं, इसके CSU DSU बोलते हैं उनको, एक तरफ जो इनके एंड्स हैं, और डाटा लिंक। हम्म हम्म हम्म।
हाँ हाँ, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इनका नेटवर्क इन्होंने सारा पूरा कंट्री के अंदर बेसिकली केबल्स डिफरेंट तरह की होती हैं, उसमें स्पीड्स होती हैं, फिर वो उसमें से आपको वो पोर्शन दे देते हैं एक लाइन, मतलब लाइन का मतलब ये है कि आगे जो डिवाइसेस लगी हुई हैं ना, फॉर एग्जांपल ये लाहौर है, ये कराची है, तो इसके दरमियान जो लाइन का जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल टेलको कंपनी, उन्होंने आप इनको जो है यहाँ से हो सकता है कि बहुत बड़ी फाइबर हो, एक ही फाइबर होगी मतलब, लेकिन ये है कि उसकी स्पीड कोई बिलियंस ऑफ बिट्स होगी, ठीक है ना, वो होगी, तो उसमें से फिर वो यहाँ पे जो डिवाइसेस लगी होती है ना इनके अंदर, वो फिर डाटा रेट को मतलब उसमें पोर्ट्स होती हैं डिफरेंट स्विच टाइप, मतलब वो एक स्विच, बड़े बड़े स्विच लगे होते हैं, उसके अंदर एक पोर्ट आपको दे देंगे, एक आपको, इस तरह से करके ना डिफरेंट कस्टमर्स को देते जाएंगे इस तरह से करके। तो वो जो केबल है यहाँ पे, ये जो प्रोसेसिंग हो रही होती है इनके अंदर, वो इस केबल की मतलब आप समझें कि छोटी छोटी केबल्स में डिवाइड कर दिया उसको आपने, ठीक है, उस पूरी स्पीड को, फिर वो उसमें स्पीड को बेसिकली वो डिवाइड कर रहे होते हैं। तो वो आपको जो है वो यहाँ पे जो डिवाइस लगी हुई है एंड डिवाइस, तो वो आपको यहाँ पे पोर्ट्स होंगे इसके अंदर, फिर आपको वो प्रोसेसिंग कर रही थी, तो आपको एक पोर्ट वहाँ से वो दे देंगे, उठाएंगे यहाँ से एक, ठीक है। तो इंटरनली उनका कैसा नेटवर्क है, हो सकता है इन्होंने एक से ज़्यादा भी केबल्स हो सकती हैं बड़ी, जो कि 50-100 केबल्स भी हो सकती हैं इस तरह से, ठीक है। वो उनका सर्विस प्रोवाइडर जो पीटीसीएल वगैरह है, वो उन्होंने अपना एक नेटवर्क उन्होंने बिछा, हाँ एग्जैक्टली वो यही काम कर रहे होते हैं केबल्स वगैरह, कभी या तो फॉल्ट रिपेयर कर रहे होते हैं, कोई फॉल्ट आ गया केबल में, कोई डैमेज हो गई है या कुछ इस, नॉर्मली ये डैमेज नहीं होती वैसे, ये इनकी लाइफ बहुत होती है, लेकिन अगर कोई केबल कोई लूज थी या कुछ अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हुई थी, तो हो सकता है उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, या फिर नई लाइंस बिछा रहे होते हैं, ये बैंडविड्थ इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ बढ़ाना, ठीक है। तो या हम्म हम्म हम्म, हाँ समंदर के नीचे भी इन्होंने बिछाई हुई है फाइबर्स, बिल्कुल अंडर उसके अंदर पानी के अंदर भी इन्होंने अपना नेटवर्क बिछाया हुआ। तो ये बस ये उनकी बस होती है टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली ये प्रिपेयर्ड अंडरग्राउंड क्या आप सारा कुछ ही कर सकते हैं, ये तो वो सारा अंडरग्राउंड पानी के अंदर वो जो केबल शेबल्स हैं वो नीचे, तो ये सारा पूरा एक कनेक्टिविटी है सारी इनकी। हमें हम में यूज़र एंड पे हमें हमें जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ये एक डिफरेंट अब नेटवर्किंग में भी हम्म 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 हम्म। अब नेटवर्किंग के अंदर भी जो है ना डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब एक होता है डाटा सेंटर, ठीक है, डाटा सेंटर के अंदर सारे जितने भी आपके सर्वर्स वगैरह है ना सारे पड़े होते हैं, ठीक है, जितने, अब वो डाटा सेंटर इंजीनियर अलहदा होता है, ठीक है, लेकिन नेटवर्क इंजीनियर भी नेटवर्क डाटा सेंटर का काम कर रहे होते हैं। एक ये जो ये वाला जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर की सर्टिफिकेशन अलहदा होती है, सर्विस ये जो वाइड एरिया नेटवर्क वैन के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और ये और वो सारा कुछ, उसमें पूरी एक डिफरेंट लाइन है, इसकी सर्विस प्रोवाइडर की लाइन है, ठीक है। फिर डाटा सेंटर इंजीनियर्स की अलहदा लाइन है, फिर वायरलेस वायरलेस का अलहदा लाइन है, एक वायरलेस में अलहदा, आप सिस्को की देखेंगे ना तो उसमें वायरलेस नेटवर्क्स जो बनाते हैं यहाँ पे उसकी अलहदा से है। सिक्योरिटी, अब इसमें सिक्योरिटी भी होती है, सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने, उसकी एक अलहदा सिक्योरिटी की एक अलहदा लाइन है, ठीक है, सर्टिफिकेशन है। और नेटवर्क जो इंजीनियर बेसिकली होता है उसका जो मेन जो काम होता है ना, वो मेनली लेयर थ्री जो नेटवर्किंग, अभी हम आगे पढ़ेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और लेयर 2 लेयर 1 जो सॉरी लेयर जो 2 3 और 4, इन लेयर्स के ऊपर काम कर रहा होता है बेसिकली वो, लेयर 3 2 3 4 इनके ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4 तक जो है। तो खैर जो हम सारा कुछ देख रहे होते हैं, हम वायरलेस का भी देख रहे होते हैं, वैसे सिक्योरिटी का भी मतलब
ये एक कंपनी के अंदर आप सारा कुछ ही, आप नेटवर्क इंजीनियर का मतलब ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जो मतलब ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें हर फील्ड का अपना एक स्पेसिफिक इंजीनियर्स होते हैं। डाटा सेंटर के अलहदा होंगे, सिक्योरिटी के अलहदा होंगे, फिर एंटरप्राइज के ये जो कनेक्टिविटी वैन के अलहदा होंगे, ठीक है। इवन कि सिक्योरिटी के अंदर फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं सिक्योरिटी के अंदर इटसेल्फ। उसमें फिर उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के स्पेशलिस्ट अलहदा होंगे फिर उसमें, ठीक है। जैसे फायरवॉल्स हैं, फायरवॉल सिक्योरिटी के अंदर यूज़ होती है, तो उसमें फायरवॉल का बंदा अलहदा होगा। फिर एक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है, एक चीज़ होती है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, उसका बंदा, उसमें डिवाइसेस हैं तो उसका एक्सपर्ट अलहदा होगा उसमें। उसमें उसके बाद फिर एक आईपीएस होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स होते हैं, उनका बंदा एक्सपर्ट जो है, जैसे वो अपनी फील्ड का मास्टर होगा, वो अलहदा से होते हैं। फिर और उसमें, हाँ, मेरा हमारा नेटवर्किंग और सिक्योरिटी में दोनों चीज़ों हम लोग देखते हैं। मैंने वैसे किया सारा सारा कुछ ही, मतलब हम लोग वायरलेस में भी मैंने किया हुआ है, उसके बाद फिर सिक्योरिटी में, फिर नेटवर्किंग में भी, अभी डाटा सेंटर वगैरह भी देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कुछ। तो इन दी एंड आपको यह है कि सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरलिंक होती हैं, तो आपको आना चाहिए, आपको पढ़ा होना चाहिए सब कुछ ही, ताकि आप कोई भी कंपनी के अंदर अपनी सीवी में सब कुछ लिखा हो, ताकि जो भी आपको जॉब जहाँ से भी मतलब जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, जो ये एंटरप्राइजेज हैं, जो कंपनीज हैं, उनको ऑब्वियसली एक जो उनका इंजीनियर होगा वो सारा कुछ उनको, उसको वायरलेस का भी आना चाहिए, उसको नेटवर्किंग का भी आना चाहिए, उसको सिक्योरिटी का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो छोटी लेवल पे जो कंपनीज मतलब जो होती हैं, उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बंदे को सब कुछ ही आता हो, सही है ना। हाँ, हाँ, उसमें मतलब ये है कि तो उसको ये सारे प्रोटोकॉल सबको पता हो तो इतना मुश्किल नहीं होता। ये अभी पढ़ने में मुश्किल लगता है, ये प्रैक्टिकली करने में ये चीज़ें आसान है। शायद पढ़ने में शायद ये थोड़ी मुश्किल है, जब लेकिन आप प्रैक्टिकली करते हैं ना इन चीज़ों को, तो फिर थोड़ा इजी, वो सिस्टमेटिक वे में होती हैं और इजी होती हैं ये चीज़ें। तो खैर, अब इसमें डाटा लिंक, डिटेल्स ऑफ लीज लाइंस, ये लीज लाइंस हैं, इनमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, HDLC और हाई डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, और पॉइंट टू पॉइंट PPPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे ये लैन में हम इथरनेट यूज़ करते हैं ना, इथरनेट, ठीक है ना, लैन के अंदर हमने पढ़ा है जो भी ऊपर लैन केबल स्टैंडर्ड्स और ये और वो सारा कुछ। तो उसमें इसमें जो है ना, ये दो तरह के स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं, HDLC और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है, डाटा ये लीज लाइन में। ये HDLC की बेसिक्स हैं कुछ। इसमें भी एक सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत फील्ड्स डिफरेंट हैं इसमें, फ्लैग्स और ये वो, लेकिन ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इतना छोड़े इसको। ये देखें, इसमें एड्रेस और टाइप फील्ड वैसे ही है, वेरिएबल, और ये मतलब मिलती जुलती हैं जो उससे रिलेटेड ही है। और राउटर यूजेस ए वैन डाटा लिंक, राउटर यूजेस किस तरह यूज़ करता है वैन लिंक को, ये आपका वैन लिंक है इन दो राउटर्स के दरमियान, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही देखेगा, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सिमिलरली बिल्कुल उसी में सिर्फ उसके थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होंगे कि उसने डाटा जो है रिसीव कैसे करना है और ट्रांसमिट कैसे करना है। तो बाकी सारा काम जो है ना वो सेम ही हो रहा होता है कि उसमें भी ये उसमें बताया कि PC1 जो है नेटवर्क लेयर, लॉजिक टेल्स इट टू सेंड ए पैकेट टू नियर बाई राउटर। PC1 क्या कहता है, गेटवे को सेंड करो, राउटर नियर बाई राउटर जो भी है, ठीक है ना। अगर आप उसमें PC1 ने PC2 को पैकेट भेजना है तो कैसे भेजेगा, बेसिकली होता क्या है कि ये कहता है कि गेटवे को भेज दो यहाँ से यहाँ तक, इसको पता है। अब गेटवे को पता है कि फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ से वहाँ तक कैसे पैकेट को पहुँचाना है, ठीक है। ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचाएगा और फिर यहाँ से ये जो है ना वहाँ तक पहुँचा देगा पैकेट उसको लैन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें HDLC प्रोटोकॉल यूज़ हो सकता है, ये जो वैन के अंदर देखो वो बता रहा है, लैन के अंदर तो हम ईथरनेट ही यूज़ करते हैं, लेकिन वैन के अंदर ये जो इन दोनों राउटर्स के दरमियान ये जो रेड कलर का बना हुआ वो HDLC हेडर और ट्रेलर लगाएगा, उस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
सो अब इथरनेट एज ए वैन टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है। अब HDLC के अलावा अब ये जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे, तो वो इथरनेट को भी एज ए सर्विस जो है ना वैन एज ए टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर इथरनेट सर्विस, ठीक है। अब वो इथरनेट स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब फाइबर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि 5000 माइल्स तक भी एक्सटेंडेड है, 5000 मीटर 5 माइल्स तक भी वो केबल्स लंबी बिछाई जा सकती है। तो अब टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो अब चूंकि अब वो पुराने जो HDLC और PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल उनको ख़त्म करके अब इथरनेट को ही यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे वैन के अंदर भी। पहले तो वो लैन के अंदर यूज़ होती थी, अब वैन के अंदर भी इथरनेट टेक्नोलॉजी को एज ए सर्विस प्रोवाइडर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब जो नए स्टैंडर्ड्स हैं सारे, ठीक है। इथरनेट वैन्स डेट क्रिएट्स अ लेयर 2 सर्विस, बेसिकली वही इसमें थोड़ा सा उसने बताया हुआ है। इसको अभी आप छोड़ दें फ़िलहाल, आप इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही है कि इथरनेट ओवर MPLS, अब MPLS एक प्रोटोकॉल है, वो अब आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, उनको मैं आपके बारे में बताऊंगा, अभी आप इसको फ़िलहाल छोड़ दें। एक्सेसिंग द इंटरनेट, इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हैं। इंटरनेट एज ए लार्ज वैन है, मतलब सारे डिफरेंट कंपनीज के नेटवर्क बने हुए हैं, कनेक्टेड हैं आपस में वैन के थ्रू, ठीक है ना। तो वो इंटरनेट ये देखें, ये एक एंटरप्राइज है, ये दूसरी है, ये होम है, या इस तरह से। तो वो सारा इंटरनेट कोर है। इंटरनेट क्या कोर है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो आपस में सारे आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो फिर आप उनमें से उनसे लाइंस लेते हैं, ये जो डिफरेंट प्रोवाइडर्स है, तो ये आपस में कनेक्टिविटी के थ्रू पूरी दुनिया में जो है इनका एक नेटवर्क बना हुआ है, इंटरनेट कनेक्ट उससे सारा। ये इंटरनेट कोर के अंदर क्या होता है, ISP1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 1 है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की और है, ए है, कोई B है, कोई C है, ठीक है ना। ये मोबाइल कंपनीज भी आपस में मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो, तो वो भी आपको सर्विस देते हैं इंटरनेट की, ठीक है ना। तो यहाँ पे होम यूज़र्स हैं सारे जो हैं वो लीज लाइंस लेते हैं, जो लाइंस हैं बीच में इन्होंने ली हुई लाइंस कनेक्टिविटी के लिए। तो ये सारा इस तरह से करके जो कोर के अंदर वो डिफरेंट ये सर्विस प्रोवाइडर्स और मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी जो मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह सर्विस देते हैं आपको। तो इस तरह से करके इंटरनेट की जो कोर होता है ना किसी चीज़ की, बिल्कुल मतलब जो बेस जो उसकी हब, तो ये सारा एक इंटरनेट इस तरह से पूरी दुनिया में बना हुआ है सारा, ठीक है। और इंटरनेट एक्सेस वैन लिंक्स, एक्सेस वैन लिंक्स जो आपने मतलब ISP जो मैं आपको बता रहा था, PTCL से आप एक लाइन ले लेते हैं, लीज लाइन ले लेते हैं, जो यहाँ से ये ISP का राउटर है, एंड पॉइंट उनका ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका राउटर है, तो आप उनसे ये एक वैन मतलब लीज लाइन्स ली हुई है। ये लीज लाइन डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, केबल भी हो सकती है। आपको पता पहले DSL होता था, DSL कनेक्शन, अभी भी होते ही होंगे सारी बातें। तो DSL कनेक्शन, इसकी स्पीड्स का फ़र्क होता है सिर्फ, केबल और स्पीड जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो घर में आपके इंटरनेट ऑफिस में। ये जो आपको राउटर दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से करके, वही हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये DSL को एक्सप्लेन किया गया। अब ये पुराने स्टैंडर्ड्स हैं, DSL के वो क्या मतलब उसकी केबल, वो जो आपको ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर आपने देखा होगा एक तरफ फ़ोन भी यूज़ कर सकती हैं और उसके ऊपर आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑफिस में यूज़ होता है। तो एक तरफ वो उसमें स्प्लिटर लगा होता है जो एक फ़ोन, और उसको एक ही लाइन है, टेलीफोन लाइन जो आ रही होती है आपके घर में, ठीक है ना। टेलीफोन लाइन के ऊपर ही वो फ़ोन भी लगा होता है और साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी हो रहा होता है। तो इस तरह से करके ये देखें, टेलीफोन लाइन आती है आपकी, यहाँ से वो DSLAM ये मॉडम लगा होता है, उसके अंदर ही फिर वो स्प्लिटर लगा के तो उसको फ़ोन सर्विस दे देते हैं, और इसके अंदर मॉडम लगा के तो आपको इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो टेलको ऑफिस है, जो PTCL वगैरह है, तो उन्होंने क्या लगाया होता है यहाँ पे एक DSLAM एक डिवाइस होती है जो इन सिग्नल्स को सेपरेट करती है। जो वॉइस का सिग्नल है जो उसको टेलीफोन का जो उसको उस तरफ भेज देती है, और जो डाटा सिग्नल है जो इंटरनेट का सिग्नल है उसको दूसरी तरफ स्प्लिट कर देती है। यहाँ पे ये देखें इसके अंदर वो DSLAM इसको बोलते हैं, DSL लाइन के लिए। लेकिन अब ये आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ इन कंट्रीज़ में तो अब तो फाइबर कनेक्शन हो रही है वो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, तो उधर अभी भी शायद ये चीज़ पुराने DSL मॉडेम और ये वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। केबल इंटरनेट में डायरेक्ट केबल है, जहाँ पे केबल TV भी आते हैं, ये सारी ये चीज़ें यूज़ हो रही थी। केबल टेलको ये अब एडवांस है, वो DSLAM नहीं है ये, जिसके अंदर आप TV भी देख सकते हैं अपना सारा कुछ, और TV के सिग्नल अलहदा होंगे और
ये अलहदा कर देते हैं। यहाँ पे स्प्लिटर्स होते हैं इनके अंदर, जो है ना वो सिग्नल्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे उनको जो टीवी वाला सिग्नल है उसको ऊपर भेज देते हैं और इंटरनेट वाले सिग्नल को नीचे भेज देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आपके घर के अंदर ये केबल टीवी भी चल रहा है और केबल मॉडेम एक लगा होगा जो आपका डाटा है और इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैन टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट तरीके से आपको ये सर्विसेज देते हैं। केबल इंटरनेट है, कोई आपको DSL लाइंस हैं, और उसके अलावा फिर वैन में HDLC और PPP प्रोटोकॉल है, वो पुराने हैं, वो अब नहीं यूज़ होते, अब ईथरनेट एज ए वैन ही यूज़ हो रही होती है। तो ये इंटरनेट की कोर है, ये सारा वैन, मतलब इसको आप कह सकते हैं एज ए वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हम मज़ीद आगे चीज़ें शायद थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और चैप्टर नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ IPv4 एड्रेसिंग, ये हमने काफ़ी पढ़ा है। IPv4 एड्रेस का तो हमने पढ़ लिया है ना कि IPv4 एड्रेस किस तरह होता है। 32 बिट का IP एड्रेस होता है, उसमें 4 बाइट्स होती हैं, और थोड़ा आई थिंक ARP शार्प हम पढ़ लेंगे अभी, ठीक है इतना, या आगे पढ़ना कुछ और थोड़ा बहुत? प्रैक्टिकल ये, हाँ ये थोड़ा थ्योरी थी आज, आज ये थ्योरी थी बस, ये थोड़ा बेसिक था, आगे चल के सारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाने हैं। ये थ्योरी बस इतनी थी, ज़रा ये चीज़ें बेसिक समझने के लिए। अच्छा चलो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं आज। लेट मी सी। तो आपने अभी तक मुझे बताओ सलमान, आपने बनाया था राउटिंग, स्टैटिक राउट्स वगैरह कॉन्फ़िगर किए थे आपने, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था? हम्म? हम्म। ओके ओके, मतलब वो स्टैटिक राउट्स बताए थे, वो स्टैटिक राउट्स आपने कर लिया था, हाँ? हाँ हाँ, मतलब DHCP के थ्रू आपने IP एड्रेस साइन नहीं किए थे, वो जो सर्वर ने? हम्म। इंटर हम्म चले, आज एक चीज़ है, एक चीज़ होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा उसका कर लेते हैं। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। जब भी आपकी वेबसाइट देखते हैं तो बेसिकली वो वेबसाइट क्या होती है, वो आपको एक डोमेन बाय करनी पड़ती है, ठीक है। क्या होती है डोमेन? जैसे आप लिखते हैं google.com, गूगल, गूगल क्या है बेसिकली? .com। गूगल एक डोमेन है ना, मतलब डिफरेंट कंपनी है या डोमेन आप उसको कह लें, ठीक है। तो आपको आप अपने इंटरनेट में आपको एक IP एड्रेसेस तो नहीं लिखते ना, आप तो डोमेन लिखते हैं ना, yahoo.com, yahoo.com या youtube.com, ठीक है। तो आपको जो है, आपको IP एड्रेसेस तो नहीं पता बेसिकली ये क्या है, ये सर्वर्स जो आप टाइप कर रहे होते हैं, ये यूट्यूब का कहीं पे दुनिया में कहीं पे सर्वर पड़ा होगा, एक नहीं हज़ारों सर्वर होंगे उनके, लेकिन जो आपको कनेक्ट होगा नियरेस्ट कोई भी, जो पाकिस्तान में है अगर आप, तो पाकिस्तान के नज़दीक कहीं यूट्यूब का कोई सर्वर होगा, हो सकता है वो इंडिया में हो सकता है वो कहीं दुबई में पड़ा हो, या पाकिस्तान के अंदर ही कोई यूट्यूब का कोई ऑफिस, अभी आई डोंट नो कि उन्होंने कोई डाटा सेंटर बनाया है वहाँ पे, उन्होंने अपना कोई सर्वर रखा है या नहीं, लेकिन आप वो चेक कर सकते हैं, वो जो है ना IP आप कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये नेम रेजोल्यूशन DNS प्रोटोकॉल होता है एक, आपके कंप्यूटर में रन कर रहा होता है। तो आप जब भी कुछ टाइप करते हैं ना नाम किसी वेबसाइट का, तो आपका कंप्यूटर क्या करता है कि पहले उसका 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 IP एड्रेस ढूंढता है। उसका IP एड्रेस कैसे ढूंढा जाता है? एक DNS सर्वर के ऊपर जो भी DNS सर्वर होगा
उसके ऊपर ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है, कि भाई ये वेबसाइट है ना अगर गूगल, तो उसका आईपी एड्रेस ये, उसके सर्वर का आईपी एड्रेस कुछ 86.20.30.1 कुछ भी हो सकता है, उसका ये आईपी एड्रेस है। जब भी आप एक डोमेन रजिस्टर करते हैं ना, तो आपको और आप होस्ट करते हो कोई वेबसाइट, तो आपको एक आईपी एड्रेस जो आपके सर्वर का आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो आपको बताना पड़ता है आपका जो जहाँ से आपने डोमेन बाय की है ना उनको, तो वो फिर आपकी वेबसाइट को जो है वो आईपी एड्रेस आपके उसके अगेंस्ट जो है ना वो मिल जाता है, ताकि आप उस सर्वर के साथ जाके कनेक्ट हो जाएं। तो इसकी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स सी हमारे पास एक सर्वर, हम एक कंप्यूटर है यहाँ पे, ठीक है, और एक सर्वर है यहाँ पे पड़ा हुआ है कहीं पे, गूगल का सर्वर कह लें, ठीक है, और आप जो है कोई लेट्स से अभी लोकल एरिया ही रखते हैं हम, वाइड एरिया नहीं करते हैं। एक स्विच है, ठीक है, आप यहाँ से स्विच के थ्रू जो है इथरनेट 0 पे कनेक्ट किया। ये देखें, ये इसकी पोर्ट्स फास्ट इथरनेट जो भी हमने पढ़ा है ना, फास्ट इथरनेट 100 Mbps, इसका मतलब है इसकी स्पीड 100 Mbps के स्पीड है। अब इसकी दूसरी पोर्ट पे हम सर्वर को लगा देते हैं, ओके। अब वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग google.com, GWGL गूगल, अब मैंने आईपी एड्रेस तो नहीं लिखा ना, मैंने तो सिंपल उसका होस्ट नेम लिखा है, उसका जो नाम है उस वेबसाइट का। तो देखें ये आपको रिप्लाई आ रहा है, किस आईपी एड्रेस से रिप्लाई आ रहा है, 216.258.213.14। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आईपी एड्रेस है उसका, गूगल का आईपी एड्रेस क्या है सर्वर का, ये वाला आईपी एड्रेस है सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो अब बैक ऑफ द सीन, पहले आपके कंप्यूटर ने क्या किया, उसका आईपी एड्रेस ढूंढा है। जब आपने google.com लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ IP config IP config all space all IP config space /all, तो ये देखें यहाँ पे आपको आपका DNS सर्वर जो है ना, DNS सर्वर जिसके पास ये क्यूरी गई होगी, तो उसने रिजॉल्व किया है आपका ये वाला एक जो है DHCP सर्वर, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है मेरा, ठीक है, वायरलेस लैन, ये मेरा नेटवर्क आईपी एड्रेस है मेरे कंप्यूटर का, ठीक है, और ये मेरा सबनेट मास्क है, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो मेरे नेटवर्क है। और उसके बाद अगर हम मज़ीद नीचे जाएं, तो इसमें DNS सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, ये DNS सर्वर का भी बेसिकली आ रहा है उसमें IPv6 है। IPv6 चूँकि हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन बैक ऑफ द एंड इसमें कंप्यूटर के अंदर वो कॉन्फ़िगर हुआ DNS सर्वर, ये देखें, ये DNS सर्वर है आईपी एड्रेस, ये इसका, ये मैं ये वाला DNS सर्वर जो ISP ने मेरी ने मुझे दिए, मैंने ये 194.168.4.100 और 8.100। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक कमांड होती है NS lookup, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा DNS सर्वर क्या है, लेट्स से google.com। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि आपका जो DNS सर्वर है वो ये है, और वो आपको ये बता रहा है कि आपके जो वेबसाइट का google.com.cisco.com, मतलब ये वाला आईपी एड्रेस में जाना है। क्योंकि मैं एक प्रॉक्सी के थ्रू कनेक्ट हुआ हूँ, तो इसलिए वो डिफरेंट शो कर रहा है अभी इसमें। हमारे ये इधर इन्होंने ये देखें, ये कुछ सिक्योरिटी का कुछ फीचर इनेबल किया हुआ है, लेकिन खैर अभी आप इसको छोड़ें, सिंपल रखते हैं हम इसको। DNS सर्वर जो होता है ना, बेसिकली DNS सर्वर का क्या काम होता है कि DNS सर्वर ने आपको ये बताना है कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। अगर आपका नाम जैसे नादरा है, नादरा का ऑफिस में क्या होता है कि वो आपका नेम है कोई,
मतलब जो फॉर एग्जांपल ये मेरा नाम है इरफान हुसैन, तो उनके पास मेरी एक आईडी होगी, ठीक है, आईडी कार्ड जो होता है मेरा, उसमें मेरा एक नंबर भी होगा, आईडी कार्ड नंबर होगा, उनके ऑफिस में ये रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो ये नेम के अगेंस्ट जो है ना वो आईडी कार्ड नंबर, अब मेरा आईडी कार्ड नंबर तो नहीं मैं बताता ना किसी को, जब मैं किसी से इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं अपना नाम बताता हूँ, लेकिन अगर कोई उन्होंने ट्रेस करना हो कि मेरी आइडेंटिटी अगर मैं कहीं पे लिखूंगा तो मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी जो है उनको वहाँ पे बताऊंगा, या कोई डॉक्यूमेंट्स में या कहीं पे भी, वो मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी है, ये क्या है, यूनिक आइडेंटिटी मेरी, ठीक है ना। ये नाम तो सबका हो सकता है, इरफान हुसैन काफ़ी लोगों का नाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये वाली उनकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। इसी तरह ये डीएनएस सर्वर जो है ना, ये बेसिकली इसके अंदर वो सारी मैपिंग्स हुई होती है, google.com का ये आईपी है, ठीक है, और उनका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.20.10 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह कोई भी आप नई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसका आपको आईपी एड्रेस जो है ना वो डीएनएस सर्वर के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें, इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं एज ए डीएनएस सर्वर, और हम एक वेब सर्वर भी बना लेते हैं। वेब सर्वर जो है बेसिकली यहाँ पे वेब सर्वर भी छोटा सा एक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेब सर्वर आपकी रन कर रही है, ओके, और ये आपका डीएनएस सर्वर है और ये आपका पीसी है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी, ओके। ये हो गया आपका डीएनएस सर्वर, और ये हो गया आपका वेब सर्वर, ठीक है, जहाँ पे वेबसाइट आपने होस्ट की हुई है, ठीक है। अब इनको हम आईपी एड्रेसेस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देता हूँ 192.168.20.1, इसको मैं देता हूँ 192.168.20. ये एक ही नेटवर्क पे मैं फ़िलहाल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, 192.168.20.3, ठीक है। अब इनको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ओके, 192.168.20.1, तो ये आ गया। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे, चूँकि हम सेम ही नेटवर्क पे, डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चूँकि डीएनएस सर्वर अब बना रहे हैं, तो डीएनएस सर्वर हमारा क्या है, वो यहाँ पे हम डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर को बताएंगे कि आपको कोई डोमेन का नाम आपको बताया जाए और उसको आपने रिजॉल्व करना है, तो आपने कौन से सर्वर के पास जाना है, सर्वर 192.168.20.2 के पास आपने जाना है उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपने डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पे बता दिया। तो ये वेब सर्वर है, हमारी वेब सर्वर है, इसको हम कह देते हैं कि आपका आईपी एड्रेस जो है वेब सर्वर का जो है वो 192.168.20.3 है। सबनेट मास्क ये खुद ही आ गया, सब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको डीएनएस सर्वर, इसका भी वही होगा 192.168.20.2 डीएनएस सर्वर, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल हमने करना है। अब इसमें हमने क्या, कौन सी सर्वर, ये वेब सर्वर है, सर्विसेज में जाते हैं हम। इसमें HTTP और वेबसाइट्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं ना उसके लिए, वेबसाइट्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हम HTTP को ऑन कर देते हैं। HTTPS जो है वो सिक्योर वेबसाइट्स के लिए होता है, वो अभी बाद में हम पढ़ेंगे, खैर अभी इसको आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ना हो तो सिक्योरिटी में पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को। तो HTTP हम उसको सर्विस को ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ये किस्म का वेब सर्वर बन गया। और यहाँ पे आप इसको ऑफ करें, ओके। तो अब हम यहाँ पे इस वेब सर्वर पे, ये वेब सर्वर तो है, इसके ऊपर आईपी एड्रेस ये है। अब इसको एक नाम भी अगर हम देना चाहें तो वो हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, डीएनएस सर्वर के अंदर। पहले इसका हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 192.168.20.2, ठीक है। गेटवे हमें ज़रूरत नहीं है, तो डीएनएस सर्वर ये चूँकि खुद ही है तो हम दे दें, अगर देना तो वैसे ज़रूरत नहीं है 192.168.20.2, ठीक, ओके। ये हो गया हमारा ये वाला, इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से।
और अब इसमें हमने सर्विसेज में जाना है, इसको हमने देनी है डीएनएस की सर्विस, इस पे ऑन करनी है, हमने सर्वर के अंदर डीएनएस सर्विस ऑन करनी है। ये हमारी डीएनएस सर्वर होगी, सर्विस होगी, इसमें हमने ऑन कर दिया। डीएनएस सर्विस को ऑन करते हैं और अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे नेम जो है इस रिकॉर्ड का नेम, लेट से हम रख देते हैं कि कोई भी ABC कोई भी नाम रख दिया, ठीक है, ए रिकॉर्ड है ये हमारा। और एड्रेस क्या है इसका, एड्रेस है 192.168 डॉट 192.168.20.3 ये वेब सर्वर का एड्रेस हमने यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं लेट से कुछ भी वेबसाइट का नाम हम दे देते हैं, कोई हमारा जो इंटरनल है तो google.com कोई भी, या कोई lahore.com LAHORE लाहौर, ठीक है, ये हमारी एक वेबसाइट है या कुछ भी है इस पर। इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा एक रिकॉर्ड, ये डीएनएस सर्वर हमारा एक बन गया यहाँ पे, ओके। तो इसको ये आईपी एड्रेस ये है हमारा यहाँ पे। अब अगर हम कंप्यूटर पे जाएं, पहले तो हम पिंग करते हैं आईपी एड्रेस, इसको क्या हम पिंग कर सकते हैं कि नहीं, पिंग हम करते हैं अपने डीएनएस सर्वर को, हम देखते हैं कि क्या हमारा पिंगेबल है कि नहीं, 192.168.20.2, ठीक है, हमारी कनेक्टिविटी उसके साथ है। और अगर मैं पिंग करना चाहूँ 20.3 जो हमारा वेब सर्वर है उसके साथ भी हमारी कनेक्टिविटी है, ठीक है। अब अगर मैं पिंग करना चाहूँ पिंग lahore.com, देखें ये उसने एरर दिया, पिंग www. लेकिन इसमें क्योंकि इसकी रीज़न है कुछ के क्यों फेल हो रहा है, ये हम चेक करते हैं इसको। रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड लाहौर, प्लीज़ चेक नेम एंड एंट्री अगेन, कि क्या आया कि ये नेम एंड ट्राई अगेन, नेम एंड एंट्री ट्राई अगेन, ये इसको आप कह रहा है को चेक करें दोबारा। ओके अब हम दोबारा इसमें देखें अगर हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या आईपी कॉन्फ़िग अगर आप लिखें यहाँ पे, तो हमारे पास इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है, IP config/all करें अगर, तो फिर क्या आता है हमारे पास, ये DNS सर्वर का IP एड्रेस ये आ गया हमारे पास, ठीक है। DNS सर्वर तो हमारा ठीक है। अब DNS सर्वर के अंदर क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही हुई है कि नहीं, राइट, ओके, अच्छा ठीक है। अब हम इसमें जाते हैं इसके डेस्कटॉप पे, वेब ब्राउज़र 192.168.20.3, देखिए ये वेब पेज अब खुल गया, ये हमारा जो है ना। अब हम वेबसाइट, ये हमारा वेब सर्वर जो बना है, यहाँ पे हमने सिंपल ऊपर लिखा है उसका आईपी एड्रेस, तो हमें यहाँ पे ये एक वेबसाइट उन्होंने ऐसी टेस्ट पेज बनाया हुआ है, कुछ भी आप उसको एडिट भी कर सकते हो वैसे अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी कॉपीराइट्स, ये वेब सर्वर के अंदर थोड़ा बहुत उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, ये सिंपली ये चेक करने के लिए कि आपकी उसके साथ वेब सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं है। अगर आप उसमें वेब सर्वर को में जाएं तो ये फाइल्स हैं, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने की हुई है यहाँ पे, फाइल्स कॉपीराइट और ये वो, ये HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिफरेंट, उसमें आप चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना चाह रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हमारी, ये तो हम यहाँ पे ये सारा जो है ना वो चेक कर सकते हैं। इसमें देखें आपकी वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो रही है यहाँ से इस कंप्यूटर से। तो अब लेकिन DNS का क्यों नहीं नाम इसका रिज़ॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिंपल उसको नाम अगर दें तो नाम के थ्रू भी ये रिज़ॉल्व होनी चाहिए। ओके लेट्स सी इफ़ वी गो बैक टू ब्राउज़र, तो यहाँ पे हम टाइप करें
होस्ट नेम अनरिजॉल्व LHORE.com, होस्ट नेम अनरिजॉल्व, होस्ट नेम को रिजॉल्व होना चाहिए यहाँ पे 192.168। ई नेम आप में से किसी ने वेबसाइट बनाई हुई है कभी, कोई वेबसाइट वगैरह पे काम किया हो? हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। 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 हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये है ना कि जो